काम को इच्छा के नाम से बोलते हैं, डिजायर, एम्बिशंस। तो थर्ड हाउस हमारा एम्बिशंस होता है, काम होता है, इच्छाएं होती हैं। सेवंथ हाउस भी होता है और 11th भी होता है। ये जो फोर्थ हाउस है ना, मोक्ष का है। 8th हाउस भी मोक्ष का है एंड 12th हाउस भी आपका मोक्ष का है। यानी कि जो 4th, 8th एंड 12th, ये मोक्ष हाउस इसको बोलते हैं। अब भाई इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए जीता है, कोई व्यक्ति पैसे के लिए जीता है, कोई व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है और किसी को मोक्ष चाहिए। इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टयम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार हमारे जीवन का, इसको पुरुषार्थ बोला गया है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि अपने दम पे ये चारों चीजों को अर्जन कर लें। एक संस्कृत का कहावत भी है कि प्रथमेनार्जितं विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी कि हमारे जीवन के 4 स्टेप हैं। 25-25 वर्ष को यदि हम कर दें, यदि 100 वर्ष को हम मानते हैं, तो यदि हम 60 को मानते हैं तो फिर थोड़ा कम कम करना पड़ेगा। नॉर्मल एक 80 को मान लें, नॉर्मल 80 तक सब आजकल जीते हैं, तो 20-20 वर्ष में मान लें तो 80 डिवाइडेड बाई 4th इक्वल टू 20। तो यदि 20 ईयर्स में हमने विद्यार्जन नहीं कर पाया, अपने जीवन में पढ़ाई नहीं कर पाई, कितने लोग 35-35, 40-40 साल तक पढ़ते रहते हैं, वो ऐसे ही हैं। एक तो मोक्ष वाले बताऊंगा, रिसर्च करना हो तब तो इसके ऊपर पढ़ाई करने में मजा है। यदि कोई टेक्निकल करना है तो 20 तक जो कर लिया, मैक्सिमम 25 तक जो सेट कर लिया, पढ़ाई कर लिया से कर लिया, उसके बाद वो टाइम पास करते हैं, जीवन में कुछ होता नहीं है। क्योंकि एक किसी भी समय के एक लिमिट तक कुछ हम कुछ करा सकते हैं, एक लिमिट के बाद कोई भी चीज बोल जाती है। तो वही ना, प्रथमेनार्जितम विद्या, द्वितीयनार्जितम, दूसरे में जो ये है, यानी कि 40 तक पैसे कमा लिए, 100 कमा लिए, या 50 तक मान लो। और जो तीसरा स्टेप होता है 50 से 75 तक, यहाँ पर आपको पुण्य कर्म करना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की पूजा पाठ कर लो। और जो लास्ट वाला है ना, उसमें मोक्ष के लिए कर लो। चतुर्थ में, चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्था किसी के लिए नहीं है, वो मोक्ष कर लो। उसमें जो भी है पूरा का पूरा परमात्मा पर, अपने बच्चों पर निर्धारित हो जाओ, डिपेंड हो जाओ। या भगवान पे सबसे बढ़िया होता है। तो ये हम चारों को कैसे अर्जित कर पाएंगे? ये जब हमारे कुंडली में ये चारों के सारे हाउस अच्छे होंगे। यहाँ पर एक बात कहा, कहते हैं कि अंत वाला तो सब भला, अंत वाला तो सब भला। यानी कि जो लास्ट यदि हमारा सही हो गया ना, तो बाकी सारे के सारे सही है। और संस्कृत में इसको कहता है उत्तरोत्तरो बलम, उत्तरोत्तरो बलम। उत्तरोत्तर का मतलब होता है ना कि मतलब बाद से बाद वाला। तो यदि हम धर्म की बात करेंगे तो प्रथम धर्म हमारा लगन है, दूसरा धन पंचम है, और तीसरा जो धर्म है ये हमारा नवम है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उत्तरोत्तरो बलम, माने एक से ज्यादा दूसरा बलवान है, दूसरा से ज्यादा तीसरा बलवान है। तो यदि हम धर्म की बात करें तो ये हमारा 9th हाउस है, वो सबसे ज्यादा बलवान है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो लगन है ये 40% तक बलवान है, और ये हमारा 80% तक बलवान है, और ये हमारा 100%, और 9th हाउस जो है ये 100% बलवान है। ये जो 9th है इसको हम 100% दे सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो लगन है वो 40% है, ये
80% है और ये हमारा 100% है। आप इसको ऐसे समझ लें कि एक एमएलए है, एक सांसद है और एक पीएम है या एक मिनिस्टर है। तो एमएलए जो है वो लगन हो गया, सांसद जो है पंचम हो गया और मंत्री जो है नवम हो गया। और यदि इंडिविजुअली की बात करो, हमने एक प्रकार का यहाँ पर हमने कंपेयर किया कि भाई ये हमने यहाँ पर कंपेयर किया, तब इस तरह से हमको पता चला। यदि हम कंपेयर नहीं करते हैं, यदि हम कंपेयर नहीं करते हैं तो एक विधायक अपने आप में 100% है। यदि आप वहां पर मंत्री को हटा दो, सांसद को हटा दो, सिर्फ एक इंडिविजुअली विधायक की बात करो, तो विधायक अपने आप में बहुत बलवान होता है। हाँ, लेकिन जब हम सांसद से उसकी तुलना करते हैं, सीएम और पीएम से तुलना करते हैं, तो एकदम वो कम हो जाता है। तो यदि हम ये जो लगन है, यदि अपने आप में 100% है, यदि इंडिविजुअली लगन की बात करूंगा तो ये भी 100% है, नवम भी 100% है और पंचम भी 100% है। तो पंचम और नवम सब 100% है। लेकिन यदि हमने नवम से कंपेयर किया तो पंचम थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और पंचम से कंपेयर किया तो ये हमारा लगन थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो यह बोलते हैं ना, विद एस्पेक्ट है कि हम किससे उसको एस्पेक्ट कर मतलब कंपेयर कर रहे हैं। तो उसी तरह अर्थ में भी हो जाएगा कि यदि पैसे की बात करोगे तो दूसरा जो स्थान है वो 40 है, और जो छठा हो गया वो 80 हो गया, और जो 10th हो गया वो 100 हो गया। तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पर जो सेकेंड हाउस में ग्रह बैठेगा वो भी पैसा देगा। इसको तो धन स्थानी कहते हैं, ऊपर तो हमने धन स्थानी बोला था इसको। छठा भी जीवन में पैसा देता है, लेकिन 10th हाउस सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो यानी कि 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो वो व्यक्ति ज्यादा धनाढ़ होगा। अब देख लें, ये जो अमेजोन का मालिक है, उसके सारे के सारे ग्रह ना, उसके सारे के सारे ग्रह ना 10th में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं। तो देखें कहाँ था और कहाँ से कहाँ चला गया। ये जो फेसबुक का मालिक है, उसके भी सारे के सारे ग्रह 10th और 11th में बैठे हैं। हाँ, बिलगेट के भी ग्रह बहुत सारे 11th में बैठे हैं। तो यानी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे 10th और 11th वाले हैं। तो आप लोगों में भी यदि 10th और 11th में कोई ग्रह बैठा होगा तो समझो कि धनाढ़ हो जाओगे। हाँ, यदि 10th और में ग्रह नहीं हो तो फिर ज्यादा धनाढ़ता वो नहीं मिलेगी। सेकेंड में भी देगा, सेकेंड में हो सकता है कि परिवार में ज्यादा धनाढ़ कर दे। थर्ड वाला गुरुजी, मगर उसमें अगर अशुभ ग्रह भी साथ बैठे हो तब क्या होगा? पैसे तो आएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ गलत काम से आ जाए। हाँ, अब मान लो कि कोई व्यक्ति रिश्वत ले लेता है, या कोई व्यक्ति एमएलएम वाला काम कर लेता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई लॉटरी वाला या उल्टे सीधे काम से पैसे कमा लेते हैं, रातों रात करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, तो वो करेगा। और यदि शुभ ग्रह होंगे तो ये बेचारी ईमानदारी से कमाएगा। हाँ, तो इतना फर्क तो आएगा ना पाप ग्रह शुभ ग्रहों में। तो ये आपको ऐसे समझ में आना पड़ेगा। फिर उसी तरह हम यहाँ पर वो चीज करते हैं, यदि हम इच्छा में करते हैं तो 11 थर्ड से ज्यादा 7 है और 7 से ज्यादा 11 है, तो 11 100% वाला वो है। तो 11 में जो ठान लेता है ना व्यक्ति, वो करता है, आर पार का गेम खेल लेता है। यदि बोलेगा जी मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो रात रात भर पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा। बोलेगा कि जैसे कि वो कौन थी, वो साक्षी वल्ली क्या थी, जिसका पैर कट गया था और एवरेस्ट वो चढ़ गई थी ना, मेरे ख्याल से उसके ट्रेन से पैर कट गए थे ना, तो उस समय उसका सब लोग मिसाल दे रहे थे। तो वो 11th ही था कि देखो पैर कट गया, लेकिन फिर एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रही है, -100 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के, और लौटने वाली बात तो हो गई ना। तो भाई पैर कटने के बाद भी एवरेस्ट चढ़ने की जो ख्याल है, तो एक प्रकार का पागलपन ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया, तो ये 11th हाउस होता है। ये व्यक्ति या तो मरेगा या तो अपना लक्ष्य पूरा करेगा। तो 11th में रहता है, तो इसीलिए 11th सबसे प्रबल
इच्छा की भाव, ऐसा इच्छा सप्तम में भी होता है, लेकिन 11 से कम, इसमें थर्ड में भी होता है। तो इसीलिए 3 से ज्यादा। 7 और 10 में दोनों बैठे हो तो, हाँ 7 और 11 में दोनों में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति तो पाप ग्रह आपसे अपने जिद से नहीं उतरेगा, फिर तो अपने उस पे रहेगा। हाँ सामने पाप ग्रह भी। हाँ जी 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 सामने सर अगर 7 में मंगल और 11 में चंद्र हो फिर तो उसको आगे आपको पता चलेगा। हाँ धीरे धीरे आपको मेरे बॉस की मीटिंग आ गई। एक पाप ग्रह हो एक शुभ ग्रह हो तो धीरे धीरे पता चलेगा। ये हो सकता है कि यदि एक पाप ग्रह है तो व्यक्ति फिर कभी झुकेगा नहीं, कभी नहीं झुकेगा, और शुभ ग्रह है तो थोड़ा देर के लिए झुक जाए लेकिन फिर लक्ष्य में तो ही करेगा। जैसे कि लड़का है कहता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मान लो। नहीं तो बनना है तो भाग्य उसका साथ देता है, बन पाते हैं। अगर ये तो अगर अलग बात है कि भाग्य अगर एक अलग 11 बात में है। शुभ ग्रह बैठे हैं, माना 11 में चंद्र बैठा है, तो वो जो इच्छा पूरी करेंगे तो भाग्य उसका साथ देगा घर पूरा होने में। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो एक अलग बात है, आपका लक सपोर्ट करेगा वो अलग बात है, क्योंकि हमारा जो एम्बिशंस है वो अलग है और हमारा भाग्य भाव अलग है। नहीं तो जितने लोग ये सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाए तो सारे के सारे आईएएस बन जाते हैं, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करते हैं, 18-18 घंटा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एम्बिशन होगा तो हमको सफलता मिलेगी, 11th में ग्रह है तो मिल ही जाएगी। उसके लिए भाग्य का भी थोड़ा सा सपोर्ट हमको साथ में देखना पड़ेगा। तो 11th हाउस ऐसा है कि वो व्यक्ति इच्छा से कंप्रोमाइज नहीं करता है। बेशक वो अब क्या होता है कि अभी थोड़े देर के लिए इच्छा को मार लिया। हाँ जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति गुस्सा है, हाँ उसका नेचर गुस्से वाला है, लेकिन उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी भी गुस्से वाली मिल गई। अभी जब जब गुस्सा दिखाता है तो उसकी पत्नी से ज्यादा गुस्सा दिखाती है, तो घर का माहौल बहुत खराब हो गया। अब किसी तरह घर का माहौल ठीक करने के लिए वो व्यक्ति अपने गुस्सा पर नियंत्रण कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नेचर बदल गए हैं, वो कुछ दिन बाद वो साइक्रेटिक हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन की दवा खाने में। क्योंकि जो नेचर है ना, अब पानी को तो देखिए कहते हैं कि तर्क संग्रह तर्क शास्त्र एक है, वहां पे कहता है कि गंधवती पृथ्वी उष्ण स्पर्श तेज शीत स्पर्श आपः। तो ये बताता है कि जल का नेचर क्या है, अग्नि का नेचर क्या है, तो सबका एक नेचर होता है। तो वो व्यक्ति उसी नेचर में रहता है। थोड़े जैसे से शीत स्पर्श आप, पानी को गर्म कर दो तो गर्म हो जाता है, लेकिन पानी की जो नॉर्मल नेचर वो शीतलता है। तो फिर थोड़ा देर बाद वो क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा देर के लिए यदि गुस्सा करते भी है ना तो शांत हो जाएंगे। लेकिन अग्नि का नेचर उष्ण स्पर्श तेज हमेशा गुस्सा वाला होता है। तो ये कुछ देर के लिए यदि शांत हो रहे हैं तो शांत मत समझो शांत है, कहीं ना कहीं वो शांत हो रहा है तो कुछ देर के लिए शांत हो रहा है। तो नेचर से कोई व्यक्ति कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। तभी तो इतने आप देख रहे हो, इतने ईर्ष्या द्वेष, इतने लड़ाई ये क्यों हो रहे हैं? माँ बेटे में, पति पत्नी में, बहुत सारे बॉस में और वर्कर में, क्योंकि ये दोनों अपने नेचर से कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं ना। किसी एक को तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। तो ये 11th जो है उसका वो है कि वो अपने नेचर से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। थर्ड हाउस तो थोड़ा कर भी लेगा, 7th हाउस भी कर लेगा, 11th नहीं कर पाता। उसी तरह ये जो मोक्ष है ना, मोक्ष हमारा 3rd हाउस भी है और 8th हाउस भी है एंड 12th हाउस भी है। तो इतने हाउस हमारा मोक्ष होते हुए भी। सर ये आप अर्थ का बता रहे थे, अगर किसी के 7वें में बैठा हो बुध सूर्य, हाँ और 11 में बैठा हो मंगल और नेपच्यून, तो फिर ऐसे में क्या होता है? तो आगे हम बताएंगे क्या होता है। अभी आप इसको पढ़ लें, ठीक ना।
तो ये जो मोक्ष है हमारा, तो ये मोक्ष जो हाउस है ये सबसे प्रबल है। हाँ, तो 11th में यदि कोई ग्रह बैठ सकते हैं 12th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति की ब्रह्म में लीन होने की और परमात्मा के प्रति समर्पण और परमात्मा प्राप्ति के लिए एक प्रबलता आ सकता है। हाँ, तो वो व्यक्ति भगवान के प्रति उसकी जो समर्पण और आस्था विश्वास इस प्रकार के सबसे बेहतरीन हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि हमारी कुंडली में जो है 12 हाउसेस होते हैं। हमारा पुरुषार्थ जो होता है, पुरुषार्थ चतुष्टयम 4 8 12 पुरुषार्थ होता है। उसमें भी जो 9th हाउस हमारा भाग्य के लिए, धर्म के लिए, एक चीज आप समझ लें कि भाग्य जो है ना और धर्म ना भाग्य एक ही चीज होता है। जैसा पैसा और अर्थ ना एक ही चीज होता है। पैसे को अर्थ दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पैसे बोल लो, अर्थ बोल लो, फाइनेंस बोल लो। उसी तरह धर्म और भाग्य एक ही चीज है। क्योंकि धर्म करने पर भाग्य बनता है। भाग्य आपके अच्छे कर्मों से बनते हैं। हाँ, ऐसे कर्म तो सब करते हैं। आप इसको ऐसे समझे, कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा था युद्ध में जीतने के लिए, और ऐसा कर्म कर रहा था कि उसके पास तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हाँ, और कर्ण जैसे महारथी था। कर्ण तो मतलब अर्जुन से 100 गुना ज्यादा बलवान था। हाँ, क्योंकि अर्जुन भी क्षत्रिय था, कर्ण भी क्षत्रिय था, और कर्ण के अंदर तो सूर्य की भी ताकत था। सूर्य का तेज भी था। तो भाई युद्ध तो दोनों कर रहे थे जीतने के लिए, लेकिन भगवान अर्जुन का साथ दिए। क्यों दिए? क्योंकि जो अर्जुन था ना वो धर्म का युद्ध लड़ रहा था। तो आप लोग भी कर्म चाहे जितना कर लो, हमेशा 2 चीज याद रखना। मैं पिछले क्लास में बताया, अभी बता रहा हूँ और जीवन में हमेशा बताऊंगा। यदि आप अर्जुन की तरह कर्म करोगे, मतलब धर्म के अनुसार कर्म करोगे, तो जल्दी धनाढ़ नहीं बनोगे। हाँ, जल्दी धनाढ़ नहीं बनोगे। धनाढ़ बनने के लिए आपको दुर्योधन के तरह कर्म करना पड़ेगा। हाँ, पाप कर्म करने पड़ेंगे। हाँ, झूठ बेईमानी करना पड़ेगा। लेकिन सद मार्ग पे चलोगे तो परमात्मा आपके साथ रहेंगे। तो 2 चीज हो गए। एक तो है आप कर्ण बन जाओ, रावण बन जाओ, क्योंकि रावण भी तो कर्म कर रहा था। रावण जैसे तो भगवान का भक्त भी कोई नहीं था। हाँ, रावण के बारे में तो ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी आकर के उसके घर वेद पाठ करते थे। सोचो, जो ब्रह्मा को ड्यूटी लगा दिया था कि मेरे आंख खुले तो तुम्हारी वेदो ध्वनि हमारे कान में आने चाहिए। ग्रहों को तो अपने महल में उल्टा टांग दिया था। भाई उससे ज्यादा कर्मठ व्यक्ति और कौन हो सकता? तो कर्म खूब करो, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। धनात् धर्म ततः सुखम। देखो शास्त्र क्या कहता है, धनात् धर्म। आप यदि धर्म के द्वारा यदि धन कमा रहे हो ना, तो वो धन आपके वंश वंशांतर तक सुख देगा। हम नहीं करें धनात् धर्म, यानी कि धर्म के अनुसार धन कमाया हुआ हमको सुख देता है। धनात् धर्म तथा सुखम। यदि अधर्म के द्वारा यदि धन कमाया गया हो तो वंश मिट जाता है। जैसे कि कर्ण, जैसे कि दुर्योधन का हुआ, रावण का हुआ, या आपने देखा कंस का हुआ, इत्यादि ये सब चीजें। तो अच्छे कर्म करोगे तो हमारे साथ भगवान रहेंगे। क्योंकि आप बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं कि हमको तो 2 4 5 दिन में एक लोग ऐसे मिल ही जाते हैं, गुरुजी इतना बुरा आदमी है लेकिन इतना मतलब सुखी जीवन जी रहा है। अरे भाई, तो सुखी जीवन जिएगा ना, क्यों नहीं जिएगा? यदि पाप कर्म करेगा, पैसा कमाएगा, तो ऐशो आराम की जिंदगी तो जिएगा ना, जिएगा। हाँ, लेकिन भगवान उसके साथ नहीं होते। जिस दिन आपके पास पैसे आने लगे और आस्था में कमी हो जाए तो समझ ले, एक मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, इसको ध्यान से सुनना। तो
अर्जुन को प्यास लगी। तो अर्जुन को प्यास लगी तो भगवान बोले कि भाई तुम्हें प्यास लगी है तो ऐसा कर, देख अगल बगल में कोई घर हो तो तू जाके पानी मांग ले। तो वहीं पे एक बहुत बड़ा महल था, तो उसके पहरेदार सो रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे। तो अंदर चला गया तो सामने उसके मालिक मिल गई। अब मालिक मिल गया तो इसने बोला कि प्रभु प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो दिल को तसल्ली मिलती। अब उसने पानी देने की जगह पे सिक्योरिटी गार्ड को जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी गार्ड को डांटा और इसको घसीट करके महल से बाहर तक फेंकवा दिया और बहुत डांटा उसको कि तुम्हारे रहते हुए ऐसे ऐसे चलते फिरते लोग घर में आ जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए। और अर्जुन को ही बहुत बोला। अर्जुन बोला कि प्रभु हम तो सिर्फ पानी पीने गए थे। तो भाई इसको तो इतना अहंकार है, प्रभु इसका कुछ करो। भगवान बोले कि इसके पास कितना महल है? बोला एक। तो कह रहे कि 2-4 और महल हो जाए। तो उसको और भी बहुत सारा महल हो गया। लेकिन अब अर्जुन को खुंदक आया कि बताओ जिसने मुझे घसीट के बाहर निकाला महल से, उल्टे सीधे अपशब्द अब्यूजिंग शब्द का प्रयोग किया, और महात्मा कह रहे हैं एक महल से 10 महल हो जाए। अरे यार इनकी भी थोड़ी सी ऐसे ही है। हाँ, थोड़ा सा आगे गए तो एक बुढ़िया छाछ बना रही थी। उसके एक 2 बच्चे थे, दोनों बहुत प्यासे बैठे थे और दोनों की निगाहें वो छाछ पे थी और बुढ़िया के पास 2 ही गिलास छाछ था। बहुत मुश्किल से वो छाछ एकत्रित करके अपने बच्चों के लिए एकत्रित की थी। अब साथ में अर्जुन की भी निगाह वो छाछ पे चला गया क्योंकि भी प्यासा था। अब अर्जुन भी तो समझदार था, अब 2 गिलास है, अब मांगे तो क्या मांगे। लेकिन इसको जब प्राण निकलने लगे तो इसने बोल ही दिया कि माँ मुझे भी आधा गिलास छाछ दे दो। बुढ़िया ने क्या की कि 2 गिलास में से 1 गिलास छाछ इसको दे दी, इसको और आधा आधा कृष्ण को, और आधे और 1 गिलास में से अपने दोनों बच्चों को दे दी। अब भगवान बोले कि बुढ़िया मर जाए, अब बुढ़िया का दोनों बच्चा मर जाए। अर्जुन कहा कि अरे यार भगवान लग रहा है कि अब पागल हो चुके हैं, इनके दिलो दिमाग में नहीं है। लेकिन अब महल पहुंचे, लेकिन अर्जुन को बार बार ये बात ठनक रहा था। तो लेकिन एक बार पूछ दिया कि प्रभु ये बताओ आखिर आपने ऐसा किया क्यों? तो भगवान बोले कि ये बताओ, उसको एक महल में यदि इतना घमंड है, सोचो फिर 10 महल हो जाएगा तो अपना खुद कब्र खोद लेगा कि नहीं खोद लेगा? ऐसे ऐसे कर्म कर लेगा कि उसके रसातल भी उसको नसीब नहीं होगा। इस योनि में तो मनुष्य बन गया, अब मतलब मनुष्य योनि, ये जो मनुष्य लोक भी है ना, 7वां लोक है। ऐसे समझे कि ये पृथ्वी के अंदर भी 7 लोक हैं और सबसे ऊपर वैकुंठ लोक है। तो हमारे ऑलमोस्ट मान के चलो यदि 100% की वैल्यू मानते हैं तो 50% हमारा तो ऐसे सही है, हमारा वो क्या बोलेंगे, वो प्रारब्ध है, तभी हम मनुष्य योनि में हम आए हैं। नहीं तो इसके नीचे भी बहुत सारे योनि है, जो कि नीचे बहुत सारी योनि है। तो अब कम से कम देखो जो महर्षि लोग होते हैं ना, वो डायरेक्ट छलांग मारने की कोशिश करते हैं। ये हमारा भूलोक है, पृथ्वी लोक के 3 लोक को ऊपर स्वर्ग लोक है। तो हम तो गृहस्थ है तो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, कम से 2 लोग छलांग मारते हैं। लेकिन जो विष्णु जी के जो पुजारी होते हैं ना, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मुझे वैकुंठ चाहिए, यानी कि वो 7 लोगों को छलांग मारने की कोशिश करते हैं। अब जितना छलांग पड़ जाए तो कम से कम वो तो इतना हो गया कि फिर से वो रसातल में चला गया, रसातल के अंदर भी वो चला गया। और बुढ़िया को डायरेक्ट उन्होंने 7 लोग पार करा दिया ना, क्योंकि ऐसे लोगों को पृथ्वी पर क्या आवश्यकता है। यहाँ पर तो शरीर में रोग भी लगते हैं, व्यक्ति मरता भी है, जिंदा भी होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर भी होते हैं, सुख दुख की भी अनुभूति होती है। सोचो स्वर्ग में ही सुख है, तो वैकुंठ परमात्मा के पास क्या होगा, इसके बारे में आपको कभी कल्पना करना। वहां पर तो आनंद ही आनंद है, वो वैकुंठ धाम में है। तो परमात्मा ने उसको इतना आनंद दिया कि एक बैग मात्र एक गिलास छाछ के अंदर इतनी ताकत मिल गया कि 7 लोगों को उसने एक साथ छलांग लगवा दिया परमात्मा। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि मत पूछे। लेकिन एक बार उनसे कोई प्रेम, वो अंदर हमारे दिल को देखते हैं।
तो ये हमारे ये मोक्ष वाली ये बात होती है। तो वही मैं बता रहा था कि धनात् धर्म तथा सुखम, कि ये तो धर्म के जो द्वारा धन मिलता है ना, उसी से सुख मिलता है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट में दो चीज होता है, एक होता है कि दूरगामी परिणाम और एक होता है जल्दी परिणाम। तो ये जो 10th और जो 11th हाउस है ना, 11th हाउस ये जल्दी परिणाम को देता है कि आज हमने कोई झूठ बोल दिया, कोई बेईमानी कर लिया, तो यहाँ पर मुझे तो आ गए जी 50,000 रुपये आ गए, तो आज हम इसको भोग कर लिया। लेकिन वो 50,000 रुपया जब लेगा एक साथ ना, तो कितने लाखों में ले लेगा। तो इस तरह से हमारा समझना चाहिए। तो तीनों, यदि धर्म की बात करेंगे तो 9th, पैसे की बात करेंगे तो 10th, और इच्छा की बात करेंगे, डिजायर फुलफिलमेंट की बात करेंगे तो 11th हाउस। तो ये हमारा 3 हाउस हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमारे 3 हाउस यदि कुंडली में अच्छे हो गए, थोड़ा सा एक बार फिर से इसको बोल दीजिए, 9वें हाउस से 9th से फिर से बोल दीजिए। 9th किसके लिए? धर्म है, अर्थ हमारा पद पोजीशन और पैसा है, और 11th हाउस हमारा इच्छा है। तो यदि धर्म, अर्थ और काम, यदि तीनों हमारे यदि अच्छी स्थिति में हो गए, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, तो ये 3 हाउस ही हमारे 11 हाउस और 9 हाउस को संभाल लेंगे। हाँ, यदि ये सारे के सारे हाउस यदि हमारे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन यदि ये 3 हाउस यदि हमारे बुरे हो गए, मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक 9th हाउस यदि बुरा हो गया तो जीवन व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में क्लियर रूप से लिखा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा विद्या चापी न पौरुषम। जो हमारा भाग्य है वही फलीभूत होता है ज्योतिष के अनुसार। पुरुषार्थ और विद्या कभी फलीभूत नहीं होती। हाँ, आपने देखा होगा बड़े से बड़े पढ़े लिखे धुरंधर भी इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ, और कम पढ़े लिखे लोग भी तरक्की कर जाते हैं जीवन में, बड़े बड़े पद पे बैठे होते हैं। बेशक आप जितना पढ़े लिखे हो, आप जिस टीचर से या यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ने जाते हो, आपको लगता है कि भाई ये गधा इस पद पर बैठा कैसे है। हाँ, तो इस तरह से जो चीजें हैं आपको समझ में आती है। तो मैं कहता हूँ कि देखो, भाग्य सर्वोपरि है जी, भाग्य के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और भाग्य जब बनता है जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, ठीक ना। तो यदि भगवान के शरण में जाओ और साथ में अर्थ यानी कि कर्म भी करो, धर्म और कर्म। इसीलिए जिसके कुंडली में धर्म और कर्म का यदि संबंध हो जाता है ना, तो उसको धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं, क्योंकि इसको धर्म और अर्थ को इसका नाम होता है कर्म। जैसे मैं बताया था ना, हमारा प्रोफेशन है कर्म। तो धर्म और कर्म ये 2 हाउस हमारे जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। हाँ, जो 12 हाउस छोड़ दो, 12 हाउस की ज्यादा हमारे जीवन में प्रयोजन नहीं है, ज्योतिष के जीवन में ज्यादा प्रयोजन नहीं है। और ऐसा इंडिविजुअली ऐसा देखा जाए, मतलब एक शास्त्रों में तो 12th हाउस ही हमारा सर्वोपरि हाउस होता है। लेकिन ये मोक्ष मोक्ष ना सिर्फ कहने सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल में ये बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि मोक्ष जब मिलता है जब हमारे ये पाप और पुण्य हमारे अंदर से सुख दुख की ये सारी की सारी जो चीजें है ना, वो खत्म हो जाता है। तो भाई हमको सृष्टि में रहना चाहिए ना, तो हमको सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। यदि सुख दुख का अनुभव ना हो तो फिर तो ब्रह्मांड में छोड़ के चल जाओ। और जो मोक्षगामी होंगे भाई बताओ ज्योतिषी के पास क्यों आएंगे? हाँ, ये बताओ, जन्म जिस समय आपके घर में पुत्र जन्म हो, पुत्रोत्सव हो, उस समय जितनी खुशी हो उतनी ही खुशी जब पुत्र का देहांत तो होना चाहिए। तो वो स्थिति मोक्ष की है। हाँ, कि मतलब सर 12वें हाउस में तो आपने बताया था विदेश यात्रा, बंटवारा, अस्पताल, शयन सुख और फुट और भी काफी कुछ है उसमें, हानि भी बताया है इसमें। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। जी जी, हाँ, तो क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, आप कह रहे ना इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो ये हाँ, बाकी चीजों को भी इंडिकेट करता है, तो फिर उनका क्या रोल है? हाँ, तो वहां पर तो महत्व हो जाएगा, लेकिन मोक्ष की हम बात बता रहा हूँ। अच्छा, मोक्ष के लिए नहीं है। हाँ,
और तो ये तो ज्यादा इसका वो वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात ये है ना कि ये बुरा ही है, ये बहुत बुरा हाउस माना जाते हैं। अब कुछ ऐसी जो चीजें हैं कि आधुनिक युग में अच्छे हो गए हैं। हाँ, और 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 आधुनिक युग में क्या अच्छे हो गए हैं, यदि ये बताओ कि इसको लोग कहते हैं विदेश यात्रा। विदेश यात्रा, यदि आपको इंडिया में ही सभी ऐशो आराम की जिंदगी मिले, मैं ऐसे ऐसे फार्म हाउस के बारे में जानता हूँ छतरपुर में, हमारे 5-7 लोग हैं जो फार्म हाउस में रहते हैं। यदि फार्म हाउस में जाओ तो मतलब 70-70, 80-80 नौकर हैं भाई। उसके लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया किया, उसके लिए इंडिया ही स्वर्ग है। हाँ, ये तो जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया कमाते हैं, उसके लिए वो वहां चल जाते हैं, घर द्वार एक और छोड़ करके जाते हैं, तो होता है। लेकिन ये सोचो कि विदेश में क्यों जाते हो, आखिर पैसे के लिए है ना, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए है ना। यदि वो सारा के सारा आपको यदि इंडिया में मिले तो विदेश क्यों जा रहे हो। हाँ, सिर्फ एक वही तो आपका है कि वो गड़बड़ है। क्या बोलते हैं, विदेश यात्रा को सही मानते हो, लेकिन यहाँ से जेल यात्रा भी तो है, यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन भी तो है, यहाँ से दंड भी तो होता है। हाँ, और ये आपका वो है शयन सुख है, शयन सुख है। तो एक शयन सुख को भी उसको शास्त्रों के अनुसार उसको भी गलत माना जाता है यदि बात करो। तो यदि पॉजिटिव में लोग गए तो यहाँ पर एक बेड प्लेजर एंड अब्रॉड ट्रेवल, यदि 2 आज के युग में अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब तो अभी भी बुरा ही है। हाँ, देश काल पात्र के अनुसार ये दोनों अच्छे हो गए, ठीक ना। तो इसको ज्योतिष में उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो आपको 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस पे ज्यादा जोड़ दो। यदि इसमें जो ग्रह हैं वो ज्यादा हमको उन्नति और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा सफलता देने वाले हैं। इसीलिए इसका नाम जो 9th को धर्म ही रख दिया। हाँ, 9th भाव को आज भी धर्म और भाग्य के नाम से जानते हैं। 10th को पद, पोजीशन और मतलब पद के नाम से जानते हैं, अर्थ के नाम से जानते हैं। और 11 को इच्छा के नाम से जानते हैं। ऐसा इच्छा 3rd और 7 में भी है, धर्म 1 और 5 में भी है, अर्थ 2 और 7 में भी है। तो इनडायरेक्ट रूप से है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो आगे फलादेश में इसको क्लियर कर लें, बहुत सारे काम आने वाले हैं। अब ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण हाउसेस के वर्णन किया है, क्योंकि केंद्र हाउसेस 1, 5, 9 को हम त्रिकोण बोलते हैं। देखें, त्रिकोण का मतलब 3 कोण बनता है। हाँ, जैसे कि आप कुंडली में इसको 3 कोण बना लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ पर, फिर यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ पर, और यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ पर। आपने देखा तो यहाँ पे 3 कोण बन गए। हाँ, एक कोण ये है आपका, दूसरा कोण ये है, और तीसरा कोण ये है, ठीक ना। तो इसको त्रिकोण बोलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भाई त्रिकोण कुंडली में 4 बनता है। हाँ, त्रिकोण कुंडली में तो 4 हो सकते हैं, जैसे कि एक ऐसे भी त्रिकोण हो सकता है, तो एक त्रिकोण आपका ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि इसको लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई इसको त्रिकोण क्यों नहीं मान रहे हो। कहा कि नहीं, हम कैलकुलेशन जो किए हैं वो लगन से किए हैं, केंद्र बिंदु हमने लगन को माना है, तो हमको त्रिकोण यहीं से लेना पड़ेगा, लगन से ही लेना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे त्रिकोण आपके यहाँ से भी बन जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो एक लगन के त्रिकोण हो जाएंगे, एक चतुर्थ के हो जाएंगे, एक सप्तम के हो जाएंगे, एक दशम के हो जाएंगे, तो 4 त्रिकोण हो जाएंगे। लेकिन त्रिकोण हमेशा हमको यहीं से लेना है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करते हैं पूरा का पूरा जो ज्योतिष है ना, ये लगन को है, ये शरीर बोलते हैं लगन को, तो इसीलिए हमको त्रिकोण ये शरीर से ही लेना है। हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो मालिक होता है ना, जो मालिक होता है ना, वही सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका ये लगन जो है, त्रिकोण जो है, इसका मालिक है लगन, तो हमको त्रिकोण लगन से ही लेना। तो अब कहा कि त्रिकोण की क्या वैल्यू है जी, बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। हाँ, त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। और
लक्ष्मी का मतलब देखो, लक्ष्मी का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। पैसे तो जीवन में सब कमाते हैं, बिना पैसे के तो जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन बिना कमाए पैसे मिल जाए ना, उसको लक्ष्मी कहा जाता है। कमा करके जो पैसे मिले वो भी पैसे कोई पैसा थोड़े ही है सर। हाँ, लेकिन जैसे कि हम 100 रुपया का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यदि 1000 रुपया मिल जाए तो वहां पर 900 रुपया हम बोल सकते हैं कि मेरी एक्स्ट्रा कमाई है। तो कुंडली में हम जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, या उतना ही पैसा मिलेगा, या उससे कम मिलेगा। हाँ, तो पहले हमें सब लोग हमसे यही पूछते हैं, गुरुजी क्या पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं, गुरुजी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी हो पाएगी कि नहीं। तो वो पैसे कमाने का मतलब क्या है कि यदि वो मतलब 10,000 रुपये कमा रहा है, तो अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने का मतलब समझ लो 8 घंटे में 10,000 रुपये कमा रहा है, तो कम से कम 8 घंटे में इसको 50,000 रुपये मिल जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा वो सोचता भी नहीं है। लेकिन जो यदि 50,000 कमा रहा है ना, तो वो तो 2 लाख 3 लाख के बारे में सोचता है। हाँ, तो चाहे जितना भी कमा रहा हो ना, उसमें उसको 20 या 25 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सबको ये ख्वाहिश होती है कि हमारा 20, 25, 30% हमारा इंक्रीमेंट होता रहे। कितना, हाँ, कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो भाई उसकी अनलिमिटेड होता है, कि चलाता है रिक्शा, कहता है कि गुरुजी एक दिन मर्सिडीज खरीद पाऊंगा। तो एक प्रकार के उसका 11th है, ये 11th हाउस है। हाँ, ये वाला हाउस है 11th हाउस। कि रिक्शा चलाते हुए सोच रहा है कि मैं मर्सिडीज खरीद पाऊंगा, तो 11th हाउस है। तो सोचो कि ये एक प्रकार का बहुत ही बुरा है, बुरा सोच रहा है वो, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले को मर्सिडीज में आने के लिए वो सीधे सीधे मार्ग को नहीं अपना रहा है, वो 1, 5, 9 से नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए तो कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा, 11th वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि 11th हमेशा रावण वाला है या दुर्योधन वाला है। अब रावण दुर्योधन को मतलब पैसे कमाने के लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, जैसे दुर्योधन था, सुबह सो करके उठता था, बोलता था कि भाई आज करेक्शन कितना % ले रहे हो। जैसे अभी होता है ना कि आप इनकम का जैसे आप 5 लाख रुपया कमाते हो, तो हमारा भी चला जाता। पिछले बार कुछ न कुछ टैक्स देने पे करते होते हैं, तो कभी 10%, कभी 20% देना पड़ता है। तो इतना कोई टैक्स पे कर रहा है तो राजा सही है। लेकिन ऐसा राजा आ जाए, बोले कि भाई सबसे 50% ले लो। हाँ, तो भाई यदि 1 लाख रुपया कमाया है तो 50 लाख रुपया ले लो, अगर नहीं देता है तो उसको कारागृह में डाल दो। तो ऐसे में तो करोड़ों कमा लेगा। लेकिन उस राजा को हम बोलते हैं कि जी हिटलर हो गया है, या हम इंडिया में बोलेंगे कि औरंगजेब हो गया है। तो इस तरह से अपनी जीवन यापन वो सब करते हैं, तो उसको हम एक प्रकार का दुर्योधन या गलत आदमी बोलते हैं। तो चलो, तो राजा की बात बताया। यदि वो प्रजा होगा तो वो भी ऐसे करेगा, 10 रुपया का काम करके और 1000, 2000 में बेचेगा, काम करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति, तो वो आपका 11th हाउस है। चाहे बैंक लूट लेना या चोरी कर लेना या डकैती कर लेना, तो 11th हाउस से सारी की सारी चीजें हम जानते हैं। तो इसको भी आपको मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन जहाँ तक लक्ष्मी की बात होती है, कि आप नहीं, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ही बोलते हैं कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब ही होता है हमारे कमाया हुआ पैसा। लेकिन कैसा कमाया हुआ पैसा? यदि हम जीवन में 10,000 रुपया सोच रहा हूँ, लेकिन यदि हम 10,000 का मेहनत किया, यदि 20,000, 25,000 रुपया मुझे मिल रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं ये सब 9th हाउस है। अब इसमें भी आप देख कर लो, यदि लगन में, लगन में यदि हमारा बलवान है, लगन में यदि ग्रह बैठे हैं, और लगन में बैठे ग्रह की यदि दशा वशा चल रही है, तो व्यक्ति यदि सोच रहा है कि मैं 100 रुपया कमा लूंगा, तो सोचो कि 100 रुपया सोच रहा है तो 200, 300 कमा लेगा। लेकिन यदि 9th में ग्रह बैठे हैं, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो वो 100 रुपया सोच रहा है तो 500 कमा लेगा। और लेकिन 9th में यदि ग्रह बैठा है, उसकी दशा चल रही है, 100 रुपया सोच रहा है, तो अनलिमिटेड कमा सकता है, फिर उसकी कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पे तो लॉटरी भी लग सकती है, लेकिन जो भी यहाँ पर कमाई होगी और नंबर 1 की कमाई होगी, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको लक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो विष्णु की पत्नी है। हाँ, तो लक्ष्मी जो है वो विष्णु की पत्नी है, तो जीवन में वो कभी गलत नहीं है। तो इसीलिए हमारा 1, 5, 9 के द्वारा चाहे करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए आ जाए, वो गलत नहीं है।
नंबर वाइट, इसको बोलते हैं कि नंबर 1 की कमाई। हाँ, वाइट पैसा आपके पास इतना है। जो 11th हाउस है वो ब्लैक पैसा है। हाँ, तो 11th हाउस ब्लैक पैसा देता है, 9th हाउस व्हाइट पैसा देता है। इस पर ही थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप तो त्रिकोण को समझ गए। त्रिकोण को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान, ऐसा पैसा जो हमारे जीवन में 1 नंबर की कमाई है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमको मिलता है। तो केंद्र क्या होता है? केंद्र का मतलब विष्णु होती है, यानी कि कर्म होता है। केंद्र का एक भाषा में बोलते हैं कि ये कर्म है। तो कर्म का मतलब क्या होता है कि हम काम करेंगे जी उतना पैसा मिलेगा, हाँ, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो यदि 4 में ग्रह बैठा है, 7 और 10 में ग्रह बैठे हैं, 4 और 10 में ग्रह यदि बैठे हैं, उसकी दशांतर यदि चल जाए तो फिर व्यक्ति को जीवन में वो जितना सोचता है उतना पैसे मिल जाते हैं। उसने सोच रखा है कि जी मैं एक कंपनी लगाऊंगा, उसमें हमको पर मंथ लाख रुपया मंथली आना चाहिए, तो उतना आ जाएगा उसको। लेकिन लाख रुपया से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कर्म है, विष्णु जी है। विष्णु जी भाई जितना करोगे उतना ही आपको देते हैं। हाँ, विष्णु जी के अंदर मतलब दिमाग है, दिल नहीं है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी जी के अंदर दिल है, दिमाग नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बोलते हो ना कि राधे राधे, हाँ, श्याम मिला दे। राधा जी ही श्याम से मिला पाएंगे, क्योंकि राधा जी दिल से सोचती हैं, श्याम दिमाग से सोचते हैं। आपने कितने भी पाप कर्म कर लो, हाँ, और माँ के पास चले जाओ तो माँ माफ कर देती है, पिताजी नहीं करते। क्योंकि भाई ये हमारा ना एक तरफ दिल है, एक तरफ हमारा दिल है और एक दिमाग है। तो जो इधर दिमाग है ना, इधर वाला दिमाग है ना, जहाँ पे दिमाग है ना, वो इधर से चलता है और इधर वाला दिमाग इधर से चलता है। तो एक हमारा दिल और एक दिमाग होता है। इसीलिए लड़कियों को, स्त्रियों को ज्यादातर हम लेफ्ट बोलते हैं ना, लेफ्ट करो, क्योंकि इधर तो दिमाग है ना, पुरुष का जो दिमाग है ना, वो स्त्रियों की यहाँ पर वो लेफ्ट में होता है। तो इसीलिए हम स्त्रियों को थोड़ा सा लेफ्ट में हम ज्यादा वो करते हैं कि वो दिल, एक दिल है और एक दिमाग है। तो इसीलिए जो दिल से जुड़ते हैं उसके दिमाग से कभी काम नहीं करते, जो दिमाग से होते हैं वो दिल से कभी नहीं करते। तो ये विष्णु जी है ना, वो कभी भी कितना भी कुछ कर लो दिल नहीं लगाते, वो हमेशा दिमाग लगाते हैं कि हमारे कैसे कर्म है। अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म है तो बुरे फल मिलेंगे। एक केंद्र को एक प्रकार का हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि हम यदि उन्नति कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं तो मुझे सफलता मिल जाए, यदि हम निकम्मे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। तो केंद्र में बैठे ग्रहों की उसमें भी जो केंद्र में 1, 4, 7 और 10, तो यहाँ पे भी केंद्र में 10 सबसे ज्यादा बलवान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पैसे में भी ज्यादा बलवान है और केंद्र में भी ज्यादा बलवान है। तो ये जो हमारे कुंडली है, इन सारे के सारे हाउसेस में जो हमारा 10th हाउस है वो सर्वोपरि हाउस है। इसीलिए 10th हाउस को हम पद की दर्जा देते हैं। क्योंकि अभी बताया था कि विष्णु जी है, वो हमारा पद ही है, तो है कर्म के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसी से हमारी व्याख्या होती है। हाँ, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और समय पर ही सबकी पूजा होती है। जैसे कि आप देखते हो कि अभी सूर्य के रोशनी से हमको दिक्कत होता है, सूर्य को अभी हम तिरस्कार करते हैं, लेकिन सर्दियों में सूर्य का हम सम्मान करते हैं। तो जब हम ऐसे महान मतलब आत्मा, सूर्य को ज्योतिष में आत्मा बोलते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा और एनर्जी देता है, ऐसे सूर्य को भी गर्मी में हम तिरस्कार कर देते हैं, सर्दी में सम्मान देते हैं। तो ऐसे में आप इंसान के बारे में भी समझ लेना, जब हम सूर्य के साथ ऐसे हम खुद करते हैं तो इंसान के साथ तो नेचुरली ऐसा हम करेंगे। लेकिन जो 10th हाउस ऐसा एक हाउस है कि ये व्यक्ति हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट किसी के लिए बनाया रहता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिसका 10th अच्छा हो, यदि आपके कंपनी में काम करता है तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगा कि मालिक ये सोचेगा कि इसको मैंने कंपनी से निकाला और उधर मेरा कंपनी बर्बाद हुआ।
मतलब वो सारा का सारा कंपनी का बागडोर अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि केंद्र है ना, ये विष्णु है ना। इस विष्णु जी पूरे ब्रह्मांड को बोलते हैं ना, पालनहार है वो। हाँ, ब्रह्मा जो विष्णु जी वो पालनहार है, ये पूरे ब्रह्मांड को वो पालन करते हैं। यदि विष्णु जी न रहे तो इस सृष्टि की कल्पना नहीं किया जा सकता। उसी तरह 10th हाउस में ग्रह किसी के बैठे हों, जब उसकी दशा चल जाती है तो उस कंपनी के लिए उस व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता बन जाती है जैसे कि सृष्टि चलाने के लिए विष्णु की आवश्यकता बन जाती है। बिना विष्णु का हम सृष्टि की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उसी तरह जिसके कुंडली में 10th हाउस में ग्रह बैठे हैं, 10th हाउस की दशा अंतरदशा चल गई तो वो जिस फील्ड में होगा, जिस तरह से होगा, उसके बिना वो काम चल भी नहीं सकता। इस तरह से रिक्वायरमेंट वो क्रिएट कर देता है और बना देता है। तो सर ये चीज दूसरी बात है, जिसके 10th हाउस में अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक व्यक्ति रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं मकान मालिक के ऊपर वाला, मेरे ऊपर वाला उन्हीं का घर है। तो उनका जो है एक कैंट आरओ वाला से वो है, कोई मित्रता है। तो वो बता रहे थे, कल बात हो रही थी कि गुरुजी एक बार क्या हुआ कि उनके लड़के को ना हो गया, तबीयत खराब हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई फिल्टर विल्टर का पानी पीने के लिए। तो उन्होंने इंजीनियर हैं, तो उन्होंने पानी फिल्टर करने के लिए सोचा, तो अपने घर में पानी फिल्टर किया, तो उनको बच्चे को पिलाया तो डेंगू वेंगू मतलब पीलिया से ठीक हो गया। तो फिर एक दो चार रिश्तेदारों में उनको दिक्कत हुआ, तो उन्होंने ये किया। तो फिर एक प्रकार का उन्होंने ऐसी रिक्वायरमेंट क्लियर कर दी कि अब बिना लोग आरओ के बिना पानी पी नहीं सकते। अब सोचो, तो ऐसे लोग किसी भी चीजों को एक आम इंसान के पास रिक्वायर भी एक ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि उसके जीवन का एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि किसी ने फोन का, टेलीफोन का, टीवी का, हाँ एसी का, पंखे का, तो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे रिक्वायर किया, ये एक प्रकार का विष्णु हो जाते हैं ना सर। तो इसीलिए, और उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो मैं तो कहा कि यानी कि केंद्र में जैसे 1, 3 और 7 इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन 10th को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगन के बिना भी काम चल जाएगा, 4th के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन 10th के बिना काम नहीं चलेगा। तो 10th हमारी सर्वोपरि चीज है। कुंडली में तो हमारे 10th को अच्छा होना ही पड़ेगा, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। या जो भी व्यक्ति यदि अच्छा कुछ कर पा रहा है तो 10th की बहुत बड़ी उपाधि है। नीचे मैंने लिखा भी हूँ, 1, 5, 9 त्रिकोण भाव तथा 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव होता है। तो त्रिकोण को लक्ष्मी एवं केंद्र को विष्णु स्थान भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाली बात है कि ये जो लगन है, ये आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों है। ये देखिए, केंद्र भी और त्रिकोण भी है, यानी कि इसके अंदर लक्ष्मी भी और विष्णु भी है। तो एक प्रकार का ये परब्रह्म परमेश्वर यानी कि परमात्मा है। तो ये जो लगन है वो सर्वोपरि है कुंडली में। जैसे कि मैं बता रहा था कि 10th भी कोई कम नहीं है, 9th भी कोई कम नहीं है, 11th भी कोई कम नहीं है, लेकिन केंद्र त्रिकोण दोनों होने के कारण आप तो ये चीज समझ गए होंगे कि इस कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो सुपर हाउस है वो हमारा लगन हाउस है, क्योंकि लगन विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही है। तो इसको हम अर्धनारीश्वर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक इंसान होता है ना, इसको मैं बोला ना कि ये आई, हाँ इसके बारे में बोला कि ये आई, हाँ ये मैं हूँ। तो जहां पर मैं शब्द आता है तो हम एक परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, रुद्रा भी हैं, यद ब्रह्मांडी यद पिंडे। तो हमारे अंदर सभी चीज है। तो जो मैं है वो जीवन में सर्वोपरि। मैंने मेल कर दिया इसको, फाइनल डिटेल आपको भेज दिया है, क्लेम उससे कर दो, तलवार को भी मेल डाल दी। और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्रों में ये कुंडली में चाहे जितने से अच्छे योग बन जाए, इस बात को ध्यान रखिए कि महालक्ष्मी योग, चक्रवर्ती सम्राट योग, गज केसरी योग, जितने बड़े से बड़े योग कुंडली में बनना चाहे बन जाए। वो आगे हम बताएंगे कि सारे के सारे बड़े योग, छोटे योग निर्माण कैसे होते हैं। लेकिन यदि लगन कमजोर हो गया ना, लगन कमजोर हो गया ना,
आप इसको ऐसे समझो कि आपके परिवार में धन है, संपदा है, ऐशो आराम की जिंदगी है, कोई इस ब्रह्मांड के सारे सुख और सुविधा आपके घर में विराजमान है, लेकिन भोगने वाला जो लगन है वही स्वस्थ नहीं है। तो इस ब्रह्मांड की सारे के सारे सुख सुविधा का क्या वैल्यू, कोई उपयोग नहीं है। उसी तरह कुंडली में चाहे जितने अच्छे से अच्छे योग क्यों ना बन जाए, लगन के बिना वो सारे के सारे योग अधूरे हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, हमारे शास्त्र में कहा कि परे लग्न शुद्धा को योग आदि नाशम। यदि सभी कुंडली में दुर्योग या सुयोग का यदि फल लेना चाहिए तो लगन को बलवान होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि 12th हाउस में सर्वोपरि जो हाउस है वो हमारा लगन है। फिर सेकेंड में 9th, 10th और 11th, यानी कि जो 4 हाउसेस हो गए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारे जीवन में। तो इन 4 हाउसेस की जब भी हम कुंडली देखें तो इन 4 हाउसेस का सबसे ज्यादा अहम भूमिका मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं, हम उपचय हाउस को लेते हैं। उपचय, उपचय को इंग्लिश में प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। हाँ, उपचय को इंग्लिश में आपके भाषा में प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। आप उसको प्रोस्पेरिटी हाउस बोल सकते हो। हाँ, समृद्धि, हिंदी में इसको समृद्धि स्थान कहते हैं। जो उपजय हाउसेस हैं इसको समृद्धि बोलते हैं, यानी कि जीवन में समृद्धि का मतलब होता है धन दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी और भौतिक सभी सुख और सुविधा जो हमारे जीवन में मिलता है। वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अभी मैंने बताया था 3rd हाउस ये हमारा मान सम्मान है, सोसाइटी है। तो सोसाइटी में हमारा यदि यश कीर्ति बढ़ेगा, ये हमारा 3rd हाउस है। 6th हाउस में बार बार बताता हूँ कि जितना अच्छा होगा जीवन में उतना आपको ऊंचाई तक जाओगे। कितने लोग 6th हाउस को कहते हैं कि ये बहुत बुरा है, ये बीमारी का हाउस होता है, ये शत्रु का हाउस होता है। ये बताओ शत्रु है किसका? शत्रु किसके होते हैं? जिसके 3rd और 6th हाउस अच्छे होते हैं उसी के शत्रु होते हैं ना। अभी देखो ना, मोदी के कितने शत्रु हैं, क्योंकि उसका 3rd हाउस इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पे यदि जितनी आबादी है, अब पता नहीं और कितने 100 करोड़ है, उसमें से 50% लोग मोदी को जानते होंगे। देखो कितना उसका मतलब पॉपुलर 3rd हाउस है। इंडिया में बच्चा बच्चा भी मोदी का नाम जानता है। हाँ, अब सोचो, तो एक बच्चा बच्चा भी मोदी का नाम जानता है तो 3rd हाउस कितना जबरदस्त हो गया। और उसके शत्रु कितने हैं देख लो, मोदी के आपके सामने की देख लो कितने शत्रु हैं। तो ये आपके ये हो सकते हैं, जिसका 6th हाउस बलवान होता है उसी के शत्रु होते हैं, उसी पर कर्जे होते हैं। हाँ, और उसी पर हेडक होता है, उसी पर लोन होता है। हाँ, उसी वही शत्रुहंता बनता है। शत्रुहंता का मतलब क्या है कि मतलब कैसे भी कंपटीशन में सफल होता है। हाँ, और वो जहां जाता है तो वहीं पर उसको सफलता मिल जाती है। हाँ, और जिससे वो पंगा लेता है उसका पूरा का पूरा जड़ सोड़ से मिटा देता है। हाँ, नहीं तो उसका यदि 20 साल का इतिहास देखें तो 1900 मतलब 47 से लेकर के जब देश आजाद हुआ था, एक गुजरात में एक पटेल संप्रदाय है, पटेल होते हैं, वो अपने जड़ ऐसे पूरे गुजरात में फैला रखे थे जैसे कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में फैला रखा था। हाँ, मतलब एक चपरासी तक भी करप्शन का वो आता था, बू आते थे। हाँ, एक आईपीएस और बड़े अधिकारी तो छोड़ दो, वो तो करप्ट होते ही होते हैं। यदि वो करप्ट न होते तो नीचे वाले कभी करप्ट नहीं होते ना। ऐसा सोचो कि यदि रोड पर एक पुलिस वाला बोलता है कि मुझे 100 रुपया दो, बिना आरसी और बिना ड्राइविंग लाइसेंस का मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो भाई उसकी क्या औकात? कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर जो आईजी और एसीपी बैठे हैं ना वो चोर हैं, तब तो ये रोड पे आपसे 100 रुपया मांग रहा है ना।
तो सबसे बड़े चोर तो ऊपर बैठे हैं, और उनके चोर के बड़े चोर ऊपर बैठे हैं, जो खुद पीएम जिस कंट्री का बोले कि भाई 100 रुपया में 1 रुपया जनता के पास जाता है, तो 99 रुपये कहाँ गए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये पूरा का पूरा जबरदस्त कंडीशन में कब होगा, जब आपके 6 हाउस एक्टिवेट होंगे। तो 6 हाउस जिसका अच्छा होता है, वो जहां भी जाए, देखो 70 साल से जो पटेल संप्रदाय गुजरात में थे, उसको उखाड़ करके जड़ीसोड़ से बाहर फेंक दिया चाणक्य की तरफ। उसके पैर में कुशा लग गया था ना, तो उस कुशे के वंश को मिटा दिया। तो उसी तरह अब देखो आपके सामने है कि अब पूरा कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान कुछ दिन में ये कर दिखाएगा। अब पता नहीं, अभी तो गुजरात में किया, इसके बारे में पता नहीं। तो आपको देख रहे हो यदि जिसका ये चारों हाउसेस यदि अच्छे हो जाए ना, तो जीवन में वो बड़ा से बड़ा पदवी हासिल करता है, पोजीशन भी होता है, पैसा भी होता है, जीवन में खूब भी तरक्की करता है। हाँ, तो इसमें जबरदस्त है। और एक चीज आप लिख लो, ये सब करने के लिए शुभ ग्रहों से नहीं होगा, यहाँ पर पाप ग्रह ही आएंगे तभी बात बनेगी। ये भी लिख लें, 3, 6, 10 और 11 में यदि पाप ग्रह बैठेंगे तभी होगा। शुभ ग्रह के पास वो दम नहीं होता कि अपनी ख्याति को पूरे दुनिया में फैला ले। जैसे कि भगवान के लोग भी इसलिए पूजा करते हैं कि भगवान मेरा अहित ना कर दे। अब देखो लोगों की मेंटलिटी में दो चीज है, एक तो भगवान को गलत निगाह से देखते हैं कि अहित ना कर दे, यदि हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे तो भगवान ऐसे कर देंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे तो भगवान ऐसे कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अपने डर के मारे, अब तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भय बिनु हो तन प्रीत। हाँ, जब तक भय नहीं होता ना किसी से, जब तक उसमें प्रीत नहीं लगती। हाँ, व्यक्ति अब देखो ना, अब पहले 1000 रुपए का चालान था, वो कम हो गया, तो वो ट्रैफिक के सब वो देख दाख के चलते थे। हाँ, 100 रुपए का था तो सब वैसे लोग चलते थे। तो कहीं ना कहीं एक डर होता है, तभी जीवन में व्यक्ति नतमस्तक होता है। तो ये पाप ग्रह के अंदर ही होता है कि शुभ ग्रह ना, अब गुरु छोड़ देता है। गुरु तो ये कहता है कि भाई तुम मुझे सम्मान दो, ये तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, वो तुम्हारी एक विनम्रता है, तुम्हारी एक सरलता है कि मैं गुरु हूं तो तुम्हें मुझे सम्मान देना चाहिए। गुरु का ये मानना है, सूर्य का ये मानना नहीं है तू मेरे सामने नतमस्तक हो, और नहीं यदि नतमस्तक हो रहा है तो जी इसके सर को काट दो, फिर बीच का कोई ऑप्शन नहीं बनता। यदि तू ट्रैफिक तोड़ेगा तो तुम्हें चालान देने पड़ेंगे, बस ये क्लियर करता है सूर्य। तो इस तरह से व्यक्ति को भी, और ऐसा मैनेजमेंट भी व्यक्ति को होना चाहिए कि खामों का व्यक्ति जाकर के उसके सामने नतमस्तक हो जाए। तो ऐसे में 3rd, 6, 10 और 11 ये जो 4 हाउसेस हैं, ये हमारे जीवन में नतमस्तक बड़े से बड़े व्यक्ति को करवा देती हैं। तो इसको भी आपको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी धार्मिकता की कमी है। यहाँ पे देखो 1, 5, 9 नहीं है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी धार्मिकता की कमी हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी सी उसकी कमी रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि देखो पैसा और सरलता, विनम्रता, एक लक्ष्मी और सरस्वती कभी एक साथ रह ही नहीं सकती ना। क्योंकि लक्ष्मी जब भी आती हैं तो सरस्वती चली जाती हैं, और सरस्वती लक्ष्मी एक साथ कभी हो ही नहीं सकती। और एक नहीं हो सकती क्योंकि एक तो ब्रह्मा की पत्नी है और एक विष्णु की पत्नी है। तो भाई 2 की पत्नी है कैसे हो सकती है, आप सोचो ना। हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं, कितने जो बड़े लोग हैं ना, चलो मैं बाद में बताऊंगा, वो बहुत सुंदर बात है। तो ये हमारे भाव उपचय भाव ये पैसे को देता है, तो इससे एकदम क्लियर हम देख सकते हैं कुंडली की में कि भाई इसको जीवन में कितने पैसे मिलेंगे, ये कितने ग्रो कर पाएगा। हाँ, अब होती है दुष्ट स्थान, दुष्ट। देखो नाम से ही आपका प्रतीत हो जाता है कि दुष्ट है। तो भाई दुष्ट लोग क्या करते हैं, दुष्टता करते हैं। यहाँ पर 6 भाव को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि 6ठा भाव समृद्धि में भी आता है और ये दुष्टता में भी आता है। हाँ, तो 6ठे भाव के अंदर वो है द्वंदात्मकता है, मतलब ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पैसे को भी रिप्रेजेंट, जैसे कि आप मान के चलो जी ये नौकरी है। हाँ, नौकरी। अब भाई अब मान लो कि घर में
अब पत्नी का तबीयत खराब है और ऑफिस से फोन आ रहा है कि भाई ऑफिस आओ। अब ऐसे कंडीशन में ऑफिस जाए, अपनी नौकरी को बचाए या अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाए। अब ये द्वंद्वात्मकता है जी, ये द्वंद्वात्मक है जी। इसलिए छठा भाव को मैं बार बार कहता हूँ कि नौकरी है। यहाँ पर तो इस चीज का फलादेश थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ के हमको करना पड़ता है जब फलादेश सीखेंगे। अब पत्नी को दिखाने नहीं जाएगा तो फिर भी प्रॉब्लम है, अब नौकरी में नहीं जाएगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसको ऐसे कंडीशन में किसको सिलेक्ट करना चाहिए, वो ऐसे में नौकरी को ही सिलेक्ट करता है। हाँ, पत्नी को बोलता है कि ऐसा है तो अपने भाई को बुला ले, या मैं तुमको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, तुम दिखा लेना, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो नौकरी चली जाएगी। और नौकरी चली जाएगी तो बताओ, दवा के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। यहाँ पर तो पत्नी की बात तो छोड़ो, चलो पत्नी तो अलग है, हमारे शरीर से अलग है, उसकी तो बात ही हटा दो। यदि खुद को भी तबीयत खराब होती है ना, ये भी बीमारी भी है ना, आपकी बीमारी भी है, तो खुद का भी तबीयत खराब होता है ना, और ऑफिस से फोन आ जाता है तो व्यक्ति दवा खा करके एक दवा को पॉकेट में लेकर के ऑफिस जाता है। हाँ, ऐसे कंडीशन में काम करता है। मैंने किया हूँ, मैं तो नौकरी किया हूँ, तो ऐसे कंडीशन में भी किया हूँ। बहुत बार मेरा तबीयत खराब था तो मैंने दवा खा कर भी ऑफिस गया हूँ और 6-6 घंटा बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो ये फर्क पड़ता है, इसीलिए कहता हूँ बिजनेस अच्छा होता है। बिजनेस में रिस्क होता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन नौकरी अब ये द्वंद्वात्मक है ना सर, पैसा भी है लेकिन कभी कभी टेंशन तो नहीं है ना। तो ये आपको बहुत अच्छा से इसको समझना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये दुष्ट भी है लेकिन ये समृद्धि भी है तथा, लेकिन 8 और 12 केवल दुष्ट हैं, इनको कहीं से भी अच्छा मत समझना जीवन में। 8 और 12 में यदि बैठे ग्रह की दशा यदि आ जाए तो 8 तो सबसे बड़ा दुष्ट है। क्यों दुष्ट है, इसके बारे में तो ज्योतिष में कहते हैं कि भाग्य व्याधि पत्ते न रंदेशो न शुभ प्रद स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो चेत स्वयं। जो अष्टम है ना, भाग्य व्याधि पत्ते न, ये भाग्य का व्यय कर देता है। जैसे कि ये लगन है, यहाँ पे समझे ये लगन है, तो लगन का व्यय ये आपका 12 करता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये लगन का 12 आने के कारण लगन का व्यय कर दिया, क्योंकि एक्सपेंडिचर हाउसेज है। तो यदि 9 से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आपको दिख रहा है कि 12 है, यानी कि भाग्य का 12 हो गया। तो ये भाग्य का ही व्यय कर देता है, सोचो। तो कहता है कि भाग व्याधिपत्य न, भाग्य का व्यय कर दिया। सोचो कोई व्यक्ति किसी का भाग्य का ही व्यय कर दे। अब आपके भाग्य में लिखा है जी लॉटरी लगेगा, और पता चला कि अष्टम की दशा आ गई, वो भाग्य का व्यय कर दिया, लॉटरी नहीं लगी, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं किया। तो कहा कि भाग व्याधिपत्य न रंधेशो न शुभ प्रदा, भाग्य का व्यय करने के कारण जो अष्टम है वो कभी भी शुभ फल नहीं देता। अष्टम सबसे बुरा हाउस है जीवन में। ये कुछ पैसे देते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा देता है। अब बताओ, इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए आपके परिवार में तो किसी को मरना होगा ना, कोई मरेगा तब तो पैसा मिलेगा ना। या तो आपकी गाड़ी चोरी होगी, या घर में आग लगेगा, या फैक्ट्री में आग लगेगी, तो इस तरह से पैसे मिलेंगे ना। तो ये बताओ, अपने घर जला करके कौन पैसा लेना चलेगा। ये तो कबीरदास की बात हुई। हाँ, कबीरा खरा बाजार में लियो लुकारी हाथ, जो भी अपने घर जालो चलो हमारे साथ। तो भाई अपने घर को आग लगाओ तब तो जाओगे ना। वो तो विरक्ति आदमी था, वो तो बैरागी था, वो तो कहता है कि हमारे साथ चलने के लिए घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो भाई घर में आग लगेगा तभी तो ऐसा पैसा क्यों चाहिए। अब इंश्योरेंस का पैसा, कोई मरेगा तब मिलेगा, तो इस प्रकार के पैसे देते हैं। कभी
निसंतानी का धन भी पैसा दे देता है, बेईमानी, चोरी, डकैती, तो इस प्रकार का पैसा देता है। यदि आप इस चोरी, बेईमानी, डकैती या घूसखोरी इस प्रकार की पैसे को यदि आप अच्छा पैसा मानते हो तो उसके लिए अष्टम सही हो सकता है। हाँ, लेकिन यदि हराम की कमाई, हमारे दादाजी कहते थे नानी के धन, पानी के धन, निसंतानी के धन, बेईमानी के धन, ये सब जीवन में कभी फायदा देने वाला नहीं होता। ये 4-5 ऐसे धन है, इससे जितना दूर रहोगे उतने ही आपके बच्चे खुश और संपन्न रहेंगे। एक बार यदि ये पैसे मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे वंश में एक प्रकार का दोष लगा रहता है। हाँ, क्योंकि दोष पैसे में भी होता है। गुरुजी, अगर इसमें अगर दुष्ट ग्रह बैठे हो अष्टम में तो हाँ, उनका नाश नहीं होगा? हाँ, होगा। तो उसको दुष्टता के साथ होगा, क्योंकि घर में किसी का दुर्घटना हो जाएगा, उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, तो यदि शुभ ग्रह होगा तो भाई वो पैरों हाथ कट जाएगी या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई ऐसा बुढ़िया का पैसा मिल जाएगा, या कोई गड़ा हुआ गुप्त धन मिल जाएगा। तो इस तरह से शुभ ग्रह का पैसे मिलेंगे। तो नहीं, मेरा सवाल गुरुजी ये था, मान हाँ, लीजिए उसमें कोई भी दुष्ट ग्रह, अष्टम में शनि बैठा है हाँ, या मंगल बैठा है, तो हाँ, उनका नाश नहीं होगा? दुष्ट ग्रह का ही नाश कर देगा ना वो? नहीं, हाँ, ऐसा वो नहीं होगा। करेगा। तो एक्चुअल अष्टम हाउस ना हमारी लॉन्गिविटी भी होती है। अष्टम हाउस हमारा लॉन्गिविटी भी होती है, तो उस लॉन्गिविटी को भी कम कर देगा, यानी कि 32 साल 33 साल की उम्र में ही वो मर जाएगा। वो ज्यादा दिन तक जिएगा नहीं। बाई चांस इसमें केतु है और केतु की ही दशा चल रही है तो क्या असर करेगा? हाँ, केतु है, वो भी बहुत अच्छा फल। अष्टम में तो कोई ग्रह अच्छे फल नहीं देंगे, तो मान के चलो, ठीक ना। तो केतु है तो वहां पर जो राशि होगी, केतु और राहु या राशि के अनुसार फल देते हैं। तो 8 और 12 जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही देंगे। नहीं, जैसे उसमें केतु है और केतु की दशा चल रही है, तो वहां पे जो राशि होगी उस राशि के अनुसार केतु फल देगा तो बुरा ही देगा, अच्छा नहीं दे सकता। हाँ, अब केतु की दशा 7 साल की हो गई। अब वो 7 साल ही तो बुरा देता नहीं रहेगा ना, उसमें जो अंतर दशा आएगी ना, तो उसमें कभी अच्छे भी होंगे, कभी बुरे भी होंगे। वो सारे के सारे चीज आप आगे पढ़ेंगे। हाँ, कोई भी, अब मान लो कि यहाँ पे शुक्र बैठ गया तो 20 साल की दशा होगी, तो क्योंकि अब 20 साल तक बुरा नहीं होगा ना, तो एक पर्टिकुलर समय पर बुरा करता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा आगे जब पढ़ेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर एक बात बता दूं, लेकिन मोटा मोटी एक मान के चले कि बुरा ही फल देगा। ओवर जैसे कि अब जैसे मानिए राशि बुध बैठी है, हाँ, राशि बुध बैठी है तो क्या फल देगा? हाँ, तो बुध के अनुसार फल देगा। फिर उसके कुंडली में बुध कहाँ पे बैठे हैं वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अनुसार वो फल देगा। और बुध बाई चांस 7वें घर में बैठा है, हाँ, तो बुरा ही फल देगा, तो मारक का फल दे देगा, क्योंकि सप्तम मृत्यु भी है, तो लॉन्गिविटी में थोड़ी सी कमी कर देगा। तो अष्टम हमारा लॉन्गिविटी है, हेल्थ इश्यूज भी दे देगा। केतु थोड़ी सी तंत्र मंत्र का भी कारक होता है, तो उल्टे सीधे थोड़ी सी। और अष्टम स्थान एक चीज और लिख लें, अष्टम स्थान उसका होता है तंत्र मंत्र यंत्र किया कराय खाचनी डाकचनी ब्रह्म पिचासनी भूत पैताल और ब्लैक मैजिक इत्यादि सब का भी कारक होता है। तो अष्टम भी ये सब भी फल दे सकता है। तो कारक होता है मतलब आप खुद करते हैं या दूसरा आप पर करता है? अष्टम उसका होता है। तो एक मैम बताओ, अपने ऊपर कोई कैसा कर लेगा भूत प्रेत? नहीं, तो अपने ऊपर नहीं, कोई किसी और पे करता है, खुद दोनों इन्वॉल्व होता है, या उसके ऊपर कोई करता है? उसको उस चीजों के प्रति रियलाइज होने लगता है, या उस चीजों के प्रति वो चलने लगता है। हाँ, यदि वो नेगेटिव स्थिति में होगा तो उसके ऊपर होने लगेगा, और यदि ये पॉजिटिव स्थिति में होगा तो फिर वो उसकी साधना करने लगेगा, गुप्त विद्याओं का वो साधना करने लगेगा, और एक दिन वो साधक बन जाएगा। हाँ, जैसे हमारे 2-3 लोग हैं जो अभी वो साधना कर रहे हैं, तो ये अष्टम वो बताता है कि इसमें क्या वो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अष्टम एक प्रकार का वो भी होता है, तंत्र मंत्र भी होता है।
तो ये जो 6, 8 और 12 ये तो समझ गया कि ये दुष्ट भाव है, ये जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो मतलब कि इस पर पीरियड में यहाँ से किसी को तंत्र मंत्र की शिक्षा करने को मिले, उसका ये पीरियड चल रहा है तो उसके लिए अच्छा है। हाँ हाँ जी जी जी, उसके लिए अच्छा हो सकता है। तो आप इसमें ज्यादातर बुरा फल देंगे, कुछ अच्छे फल दे देंगे, लेकिन बुरे के साथ नहीं देंगे। लेकिन जैसे 1, 5, 9 हाउसेस था, आप देखो 2 चीज होता है जीवन में, इसको आप याद कर लें। एक होता है सुख में दुख और एक होता है दुख में सुख। अब मान लो कि कोई व्यक्ति सुखपूर्वक जिंदगी काट रहा है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए उसको थोड़ी सी घर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जीवन में गाड़ी, घर, भूमि, भवन, वाहन, ये सारे के सारे सुख लिखा हुआ है, तो वो तो कुछ दिन के लिए दुखी है ना, तो उसको सुख में दुख हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 1, 5, 9 में बैठे ग्रह की दशांतर सा चल रही थी, तो उसको थोड़ी सी सुख में दुख हो गया। लेकिन यदि 6, 8, 12 भाव में यदि ग्रह की दशा चलती है ना, तो दुख में सुख की अनुभूति होती है। तो टोटल पीरियड उसका दुख में निकलेगा, कभी कभी सुख की अनुभूति होती रहेगी। हाँ, अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक व्यक्ति सुखी संपन्न था, वो शादी कर रहा था, तो करोड़ों की शादी कर रहा था, लेकिन शादी के मंडप से उसकी ज्वेलरी चोरी हो गई। अब वो दुखी था और रो रहा था। अब बगल में एक व्यक्ति के खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भिख मांगा था, और उसकी शादी हो रही थी, तो सब लोग डांस कर रहे थे, तो वो उसी में भी डांस कर रहा था। तो अब भाई, अब बताओ ज्यादा सुखी कौन है, ज्यादा दुखी कौन है? अब सोच लो, एक वहां पे डांस कर रहा है और एक वहां पे रो रहा है। आपकी दृष्टि में ज्यादा सुखी कौन है और ज्यादा दुखी कौन है? तो एक जो है वो दुख में सुख की अनुभूति ले रहा है और एक सुख में दुख की अनुभूति ले रहा है। तो ज्यादा हम उसको बोलेंगे ना, सुखी है जिसकी ज्वेलरी चोरी हो गई है, क्योंकि लंबे समय से सुख भोग रहा है, ज्वेलरी चोरी हो गई, फिर आगे जाके कल से सुख भोगेगा। लेकिन ये तो सिर्फ क्षणिक एक रात के लिए डांस किया, बाकी उसको सब दिन तो रोना है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो 1, 5, 9 की दशा चलती है, तो यहाँ पर ज्यादा समय उसके सुख पूर्वक व्यतीत होते हैं। 6, 8 और 12 में बैठे ग्रह की दशा चलती है, तो ज्यादा पीरियड दुखी रहती है। अब अदर हाउसेस बच गए, तो अब देखो 3 और 10 और 11 हैं, ये कहीं ना कहीं हमको वो देती हैं, पैसे देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पैसे कमाने में ज्यादा बिजी रहता है, इसको सुख दुख की ज्यादा अनुभूति नहीं होती है। हाँ, अब वो तो सुबह निकल जाता है नौकरी पे, शाम को रात को 10-11 बजे आता है, खा के सो जाता है। उससे पूछो क्या सुख क्या दुख, दोस्त बोलते हैं कि भाई मेरी बहन की शादी है, तो कहेगा कि अरे भाई शादी वाले दिन हमको दुबई में एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ। अब वो दुबई में क्लाइंट के साथ मीटिंग करेगा ना, अब बताओ अपनी जो रियल दोस्त के रियल सिस्टर की शादी में भी वो इनवाइट नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन वो पैसे कमाने में मस्त रहा। तो इस तरह से वो जिंदगी जीता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर जो हाउसेज हैं, आपको मारक हाउसेज के बारे में बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हेलो, आ रही है गुरुजी, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अब आएगी, अब आ गई। अब देखें, अब हम लॉन्गिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कुंडली में हमारा 2 और 8, 3 और 8, 3 हाउसेस और 8 हाउसेस, ज्योतिष शास्त्र में इसको लॉन्गिविटी यानी कि आयु के नाम से जानते हैं। हमारा 3rd हाउस जो है वो हमारा लॉन्गिविटी है और 8 हाउस हमारा लॉन्गिविटी है। अब यहाँ पर देखें कि जो 3rd से ज्यादा बलवान 8 है, मैं बताया था ना, उत्तरोत्तरो बलम। तो 3rd यदि 40% मान लो, हाँ 3rd जो है ये 40% आयु है,
और 8 जो है वो 100% आयु है। हाँ, तो मतलब ऐसा समझें कि आपके जैसे मुझे अब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना है। अब केंद्रीय विद्यालय में लड़की का एडमिशन तो यहाँ का सांसद भी करा देगा और HRD मिनिस्ट्री भी करा देगी, लेकिन सांसद के पास 10 सीटें हैं और HRD मिनिस्ट्री के पास 2000 सीटें हैं। तो हम HRD मिनिस्ट्री को ज्यादा बलवान मानेंगे ना सांसद से ज्यादा। तो यानी कि थर्ड में कोई ग्रह बैठे हैं बलवान होकर के, तो उसकी लॉन्गिविटी लॉन्ग है वो। हाँ, वो दीर्घायु है। हाँ, लॉन्गिविटी है, वो ज्यादा दिन तक जिएगा। लेकिन यदि 8 हाउस में ज्यादा बलवान ग्रह बैठे हैं, 8 हाउस ज्यादा बलवान है, तो फिर वो मान के चलो 120 वर्ष तक भी जिंदा रहेगा। अब कहते हैं दोनों के 12th हाउस, अभी बताया ना कि जो हाउस होता है उसे 12th हाउस मारक होता है। तो ये हमारा 8 हाउस, जैसे कि 9th हाउस का व्यय 8 हाउस है। 9th हाउस हमारा भाग्य है और 9th का व्यय ये हमारा 8 करता था। तो 9th का व्यय 8 किया, यानी कि अष्टम हाउस दुर्भाग्य का प्रतीक है और आयु भी है, दुर्भाग्य भी है। हाँ, तो यानी कि 8 की दशा चलता है ना, तो व्यक्ति जिंदा भी रहता है और दुखी भी रहता है। मैं सही बता रहा हूँ, इसीलिए 8 को ज्यादा बुरा मानते हैं, क्योंकि 8 मरने भी नहीं देता और सुख भी नहीं देता, क्योंकि सुख तो हमारा 9th हाउस है। तो अब देखो दो बात हो गई, मरने भी नहीं देगा और दुख भी देगा। और 9th हाउस जो है सुख भी देता है और अच्छा रहता है। तो जैसे 9th का व्यय 8 दुर्भाग्य का प्रतीक है, तो 8 का जो व्यय जो 7 है। हाँ, 8 देखो, यदि इसको हम 1 मानते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 8 का 12 होने के कारण जो 7th है वो मारक हो गया। तो आयु का विनाश मारक करता है, तो 7th हाउस मृत्यु देता है हमेशा। तो 8 हाउस आयु देता है और 7th हाउस मृत्यु देता है। और 7th हाउस स्पाउस भी है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब कैसे कंडीशन होगा कि शादी होगी और कैसे कंडीशन होगा कि मरेगा, तो वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो ये समझ लो कि विवाह भी सप्तम हाउस से होना है और मृत्यु भी सप्तम हाउस से लेना है। तो यानी कि देख लो स्पाउस जो है वो ढंग से जीने भी नहीं देते, ढंग से मरने भी नहीं देते, क्योंकि मारक भी है और वो भी होता है, और क्या बोलते हैं, स्पाउस भी होता है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी मृत्यु का फल दे देता है और कभी कभी लाइफ पार्टनर का भी फल देता है। तो दोनों चीजें हैं, इसको भी आपको बताऊंगा आगे, क्लियर करना पड़ेगा। तो जिस तरह 8 का 12 होने के कारण 7 मृत्यु हो गया, उसी तरह 2 का 12 होने के कारण सेकेंड में मृत्यु देता है। तो और ऐसे भी देखो, दूसरा हाउस धन का होता है और सप्तम हाउस स्त्री का होता है। और व्यक्ति को मृत्यु तुल्य पर कष्ट या तो किसी पैसे के कारण या स्त्री के कारण ही होता है। यदि ये दो कारण हटा दो तो किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं होता। हाँ, या तो पैसे या स्त्री, हाँ, दो ही चीज मृत्यु का कारण बनता है। तो ये भी दूसरे एंगल से भी देखो तो सही है। तो फर्स्ट एंगल तो ये है कि 8 और 12 का व्यय होने के कारण 2 और 7 मृत्यु फल देते हैं, और दूसरा ये है कि पैसे और स्त्री के कारण होने के कारण मृत्यु फल देते हैं। तो दोनों रूप से आप इसे को आप एनालाइज करके आपने चेक किया तो दोनों ढंग से मिल जाएंगे। तो इसको आपको याद करने पड़ेंगे। अभी तक हमने जितना चीज बताया इसको आपको एकदम दिमाग में स्मरण करने पड़ेंगे, तब जाकर के आगे हम फलादेश में आएंगे। नीचे लिखा है 3 और 8 आयु स्थान है तथा इन दोनों भावों का व्यय करने के कारण 2 और 7 मारक स्थान होते हैं। हाँ, आगे हम आते हैं। तो ये हमारे कारक हाउस होते हैं, कारक, इसको आप छोड़ दें, हम आगे आते हैं, ठीक ना। अब हम थोड़ी सी आगे आते हैं
और राशियों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अभी तक हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा, मेरे भावों के बारे में पढ़ा। अब मुझे लग रहा है कि आपको अब भाव के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमारे कुंडली में 12 भाव हैं। 12 भाव में अलग अलग भावों से अलग अलग चीजों के बारे में हम विचार करते हैं। किसी भाव से पैसे के बारे में, किसी भाव से सम्मान के बारे में, किसी भाव से गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के बारे में हम बात करते हैं। तो अलग अलग भाव हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फिर हमने भाव की ग्रुपिंग को भी करके देख लिया कि व्यक्ति की मृत्यु किस भाव से होता है, व्यक्ति की आयु कौन सा भाव है, पैसे कहाँ से मिलते हैं, कष्ट कहाँ से मिलते हैं जीवन में, दुख देने वाले भाव कौन से हैं, सुख देने वाले भाव कौन से हैं। चतुर्थ भाव ज्यादा सुख देता है जीवन में, इसको लिख लें। चतुर्थ भाव को दूसरा नाम सुख भाव भी कहा जाता है। तो हमने भाव के बारे में एकदम क्लियर हो गए। अब सेकेंड स्टेप हम राशि का होता है। भाव हमेशा फिक्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। प्रथम भाव है तो प्रथम ही रहेगा, दूसरा भाव है तो दूसरा ही रहेगा, तीसरा भाव है तो तीसरा ही रहेगा। अब ये राशियां क्या है कि एक प्रकार की जो अंतरिक्ष की जो नक्शा है ना, उस नक्शे के अंदर जो नाप तौल करने की पैरामीटर है उसको हम राशि बोलते हैं। अब इसको लिख लें। अंतरिक्ष में जो खाली जगह है, इसको परिभाषा लिख ले, व्हाट इज द साइन। अंतरिक्ष में जो खाली जगह है, उस खाली जगह को नापने की जो पैरामीटर है उसको हम राशि बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी को आप नापने की पैरामीटर को किलोमीटर बोलते हैं, उसी तरह अंतरिक्ष की डिस्टेंस को नापने के लिए जो टूल्स का प्रयोग करते हैं उसको हम राशि बोलते हैं। हम किलोमीटर से भी अंतरिक्ष की गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मान लो कि यदि हम पूछते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस 48 लाख किलोमीटर है। अरे भाई 48 लाख, आप कभी कल्पना कर सकते हो कि कितना होता है? हाँ, 10,000 तो हम कल्पना कर लेते हैं कि अमेरिका है जी, चलो। हाँ, 2,000 हम कर लेते हैं कि मुंबई, 1000 किलोमीटर का हम मान लेते हैं कि चलो बिहार है। लेकिन यदि 48 लाख किलोमीटर बोले तो आपकी कल्पना से भी बाहर चला जाएगा। हाँ, तो हम इसको आप सोच भी नहीं सकते कि कितना दूरी है। तो वहां के नापने की जो पैरामीटर है ना, उस पैरामीटर को हमने हटा दिया। सर एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। हाँ हेलो जी जी मैम। नहीं मैम, अभी तो क्लास चल रही है, 5 बजे जाऊंगा। तो झूला है आपके पास? एक सेकंड, एक होल्ड कीजिए, अभी देखता हूँ, 2 मिनट होल्ड कीजिए। मैम पहला वाला बहुत ही सुंदर है, छोटा है वो। हाँ हाँ, तो पूछ लीजिए ना कितना बाय कितना का हो गया यदि। हाँ हाँ जी जी, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, बहुत ही सुंदर है। एक सेकेंड, पहले हैं दूसरे हैं। पहले वाले ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी लेके आएंगे, कल लेके आएंगे? हाँ हाँ, 6 बजे मिलूंगा, 6-7 बजे। हाँ जी मैम, जी मैम, जी मैम, ओके।
थैंक यू। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ, अरे वही मंदिर में था ना, वो जन्माष्टमी था, मुझे झूला कहीं मिला नहीं, तो मैं वो बोला था, तो झूले के लिए व्यवस्था हो गया है, तो आ जाएगा, बहुत ही सुंदर हो गया आपको। तो देखें, ये जो अंतरिक्ष के नापने की जो पैरामीटर है उसको हम राशि बोलते हैं। और ये टोटल जो ये भचक्र है ना, ये जो भचक्र आप देख रहे हैं ना, इस भचक्र को ये अंतरिक्ष के मापने की पैरामीटर को क्या कहते हैं? राशि भचक्र। राशि राशि राशि, हाँ ठीक ना। अंतरिक्ष की जो नापने की जो पैरामीटर है उसी को राशि, नक्षत्र इत्यादि इत्यादि हम बोलते हैं। आज जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वो भचक्र है। भ माने होता है राशि, भ राशि, चक्र यानी कि समूह, तो भचक्र की जो समूह है उसको हम राशि बोलते हैं। तो इसको हम अंतरिक्ष अंतरिक्ष बोले या भचक्र बोले, हाँ दोनों एक ही चीज है। कोई लोग अंतरिक्ष बोलते हैं, कोई इसको भचक्र बोलते हैं। तो ये जो भचक्र की जो टोटल वैल्यू है ना, वो लिख लें। ये जो भचक्र की टोटल वैल्यू 360 डिग्री है। यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, भचक्र की टोटल वैल्यू 360 डिग्री होता है। तो भचक्र टोटल वैल्यू 360 डिग्री का होता है, यानी कि अंतरिक्ष की है कि हम टोटल वैल्यू माने, अंतरिक्ष की नहीं है, जो पृथ्वी की भी टोटल वैल्यू ना 360 डिग्री है, जिसको आप 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। इस डिग्री को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर इस लॉन्गिट्यूड को हम 180 ईस्ट और 180 वेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि अंतरिक्ष के ऊपर चले जाएंगे तो कोई ईस्ट वेस्ट नहीं होता, एक प्रकार का वो सर्कल गोल हो जाता है, और वहां पर ये पूरा का पूरा 360 डिग्री के माध्यम से हम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा हम इसको एक ऐसे बता रहा हूं, इसमें आप देखें कि हमने इसको टोटल वह चक्र 360 डिग्री है, डिग्री का होता है, जिसमें 12 राशियां होती हैं, मतलब 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 30, अर्थात एक राशि 30 डिग्री की होती है, ठीक ना। तो एक जो राशि है वो 30 डिग्री की हो जाती है। तो जब एक राशि 30 डिग्री की हो गई और 12 से डिवाइड किया, यानी कि टोटल हमारा 12 राशियां होती हैं। तो अंतरिक्ष को नापने के लिए हमारे पास टोटल 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 राशियां होगी। जिस तरह ये पूरे पृथ्वी को बड़ा मान करके हमने कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया तो 300 कुछ कंट्री बन गई, उसी तरह पूरे जोडियक को अच्छे से समझने के लिए हमारे ऋषियों ने 12 से डिवाइड कर दिया। आज एक चीज बता दूं, ज्योतिष वेदांग है, जैसे कि आपने यहाँ पर भी देख रहे हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है, जो लाल कर्सर में दिखा रहा हूं, ज्योतिषाम वेदानाम चक्षु, आपको दिख रहा है ना। ज्योतिष जो है ये वेदों का अंग है, यानी कि साक्षात वेदांग है। लेकिन ज्योतिष वेदांग होते हुए भी वेदों में राशियों का वर्णन नहीं है, कहीं भी किसी वेद में राशियों का वर्णन नहीं है। वेदों में तो नक्षत्रों का वर्णन है जी। महाभारत में भी जब भीष्म पितामह बोले थे कि इस नक्षत्र में ऐसे इस प्रकार का है, तो इस तिथि का है, तो वहां पर भी महाभारत में राशियों का वर्णन है, सॉरी वेदों में राशियों का वर्णन नहीं है, वेदों में सिर्फ नक्षत्रों का वर्णन है। तो यानी कि वेदो व्यास ने इस राशि का आविष्कार किया, लेकिन ज्योतिष तो वेदांग से यानी कि ब्रह्मा जी के पास ही आ रहा है। तो जो नक्षत्र है, नक्षरती नक्षत्र, तो जिसका कभी नाश न हो
हाँ, वो नक्षत्र है, जैसे अक्षर है ना, क्या अक्षर। बताएं? न क्षरति। हाँ 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 हाँ, न क्षयति, क्षयति जिसका कभी क्षय ना हो ना। अब आत्मने पद है या प्रश्नय पद है, आप देख लेना इसे। हाँ, न क्षयति होता है कि न क्षयति, तो ये जिसका कभी क्षय ना हो। हाँ, तो वो नक्षत्र होता है। हाँ, जो कभी अधिक और वो होता है, जैसे अक्षत होता है ना, अक्षर होता है ना, उसी तरह नक्षत्र होता है। हाँ, नक्षत्र, तो ये भी एक प्रकार का वो है। तो वेदों में वर्णन है, लेकिन यदि राशि के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे तो ये हमारे जो राशि ना, उन्होंने 12th बनाई। जैसे कि मेष राशि है जिसको एरीज हम बोलते हैं, वो जोडियक की सबसे पहली राशि है, तो उसको 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का वो वैल्यू मिला। वृष राशि को 30 से 60 मिला, और मिथुन राशि को 60 से 90 मिला, कर्क राशि को 90 से 120 मिला, सिंह राशि को 120 से 150, एक क्रम से बढ़ते जा रहा है। कन्या को 150 से 180, तुला को 180 से 210, वृश्चिक को 210 से 240, धनु को 240 से 270, मकर को 270 से 300, कुंभ को 300 से 330, और मीन को 330 से 360। तो आप इसको तो हम एक्चुअल जब हम केपी ज्योतिष पढ़ते हैं, कृष्णमूर्ति, जब आगे हम ज्योतिष पढ़ेंगे तो हम एकदम डिग्री टू डिग्री पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में हम इसको राशि से हम इसको मानेंगे। अब यहाँ पर इसको चेक कर लें कि देखें, ऐसा गोल जो है ऊपर ब्रह्मांड है, तो देखो ये मेष राशि है, और ऋषियों ने इसका मेष राशि क्यों नाम रखा, इसके पीछे भी लॉजिक है कि अभी ना रात को छत पे ऊपर चढ़ के देखना ना, तो तारों जो है ना, तारों के समूहों को, नक्षत्रों के समूहों को राशि बोला जाता है। ये भी आप लिख लीजिए, ऊपर जो आपको नक्षत्र दिखते हैं ना, उन नक्षत्रों के समूहों को राशि बोलते हैं। अब उन्होंने ऊपर देखा तो कुछ नक्षत्रों के स्वामी जो ऊपर तारा और नक्षत्र एक ही चीज है। हाँ, तो ऊपर जो तारे ना कुछ एक आकृति लिए हुए रहते हैं। एक ना वो है ऐप है स्काई व्यू, उसको लिख लीजिए, स्काई व्यू। हाँ, स्काई व्यू एक मैप है, उसको आप डाउनलोड करके चला के देखें ना, तो उसमें ये सब राशियों के बारे में क्लियर चित्र है ना, उसके ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट बना करके ना उसने वो बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो तारों के कुछ समूह को ना ऋषियों को एरीज का चित्र दिखाई दिया, माने मेष बकरे का चित्र दिखाई दिया, तो उन्होंने कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बकरे का शेप दिखाई दिया, तो उसका नाम उन्होंने एरीज रख दिया, यानी कि मेष राशि रख दिया जी, ये मेष राशि है। फिर उसके आगे जो 30 डिग्री बढ़े तो उसको बैल का चित्र दिखाई दिया। हाँ, वृषभ बोलते हैं ना, बुल बोलते हैं, बुल, तो उनको बुल यानी कि बैल का चित्र दिखाई दिया, तो उन्होंने उसको वृषभ कर दिया, टॉरस। फिर एक ना मतलब पेयर्स का यानी कि जोड़े, पति पत्नी की जो जोड़े आपस में जो मिले हुए रहते हैं, तो उस तरह से उनको दिखाई दिया मिथुन, और उसको मिथुन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में तो पेयर्स बोलते हैं ना, जो दो का जोड़ा होता है, ट्विंस बोलते हैं, या दो व्यक्ति मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, तो जो मिलने की क्रिया होती है उसको मिथुन क्रिया बोलते हैं। इसी मिथुन से मैथुन बनता है, तो वो मिथुन, तो उन्होंने उसका नाम मिथुन रख दिया। केकड़े के सिर दिखाई दिया तो कर्क रख दिया, शेर का तो सिंह रख दिया, कन्या एक लड़की का शेप दिखाई दिया तो कन्या रख दिया, तराजू का दिया तो तुला रख दिया, बिच्छू का दिखाई दिया तो वृश्चिक रख दिया, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर आधा इंसान आधा घोड़े दिखाई दिए उनको, तो इसको धनु रख दिया। हाँ, आधा इंसान आधा घोड़ा। मकर यानी कि घर, मकर होता ना मगरमच्छ, तो यहाँ पर उनको मगरमच्छ का दिखाई दिया तो उन्होंने मकर रख दिया। कुंभ यानी कि कुछ कलश जैसा उनको दिखाई दिया तो कुंभ रख दिया, और मछली जैसे दिखाई दिया कि दो मछली के जोड़े हैं
घूम रहे हैं तो उनको मीन कर दिया। तो ये 30 डिग्री ऋषियों ने उसका नामकरण कर दिया कि जी भाई ये मेष राशि से लेकर के और ये मीन राशि तक ग्रहों की जी ऐसी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। अब ऋषियों ने एक चीज और यहाँ पर देखा, कहा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, अब मान के चले यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है, हाँ ये आपका पृथ्वी है जी, ये गोल आपका पृथ्वी हो गया। हाँ आपने क्या देखा कि इसके ऊपर ये राशियां उदित हो रही हैं, हाँ ये राशियां जी उदित हो रही हैं। यानी कि इससे हुआ कि पृथ्वी पर हमेशा कोई ना कोई राशि तो उदित हो ही रही है। हाँ अब मान के चलो कि अब एक व्यक्ति पृथ्वी पर यहाँ पर था, तो अरे पृथ्वी तो घूम रही है जी, 24 घंटे में एक चक्कर लगा ली। अब सोचो ये जो पृथ्वी है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो एक राशि को पार करने में कितना समय लगेगा, कौन बताएंगे? ये जो पृथ्वी है 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि 12 राशि को पार कर गई, क्योंकि यहां से चली, यदि मेष राशि से पृथ्वी चली तो दोबारा मेष राशि में आने में इसको 12 घंटे का समय लगा। हाँ ठीक ना, तो यानी कि एक राशि में पृथ्वी कितने देर तक रही? 2 घंटा। हाँ 2 घंटा कि भाई 24 घंटा है, 12 राशि है, तो ऑलमोस्ट 2-2 घंटे में एक एक राशि पार कर रहा है। तो यानी कि मान के चलो अभी हमारा 5 बज रहा है, तो 5 बजे कोई व्यक्ति जन्म लिया तो वो व्यक्ति था मेष राशि में, वो व्यक्ति था मेष राशि में यहाँ पर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 7 बजे जन्म लेगा तो 7 बजे भाई ये पृथ्वी तो यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तब उस व्यक्ति का जो जन्म जब हुआ तो उस समय उस जगह पे, उस लेटीट्यूड पे, उस लॉन्गिट्यूड पे टॉरस राशि उदय हो रहा है। यानी कि 2 घंटे पहले जो व्यक्ति जन्म लिया था वो मेष पे था, 2 घंटे बाद जो जन्म लिया वो टॉरस पे था। अब देख रहे हो कि ये पृथ्वी पे तो ऊपर से 12 के 12 राशियों का उदय हो रहा है ना। जब ये 12 का 12 राशियों का उदय हो रहा है तो सारे के सारे पृथ्वी पे कोई ना कोई राशि उदित हो रही है। लेकिन हमको ये चेक करना है कि जिस समय जो बच्चा जन्म लिया है वो कौन से कंट्री में है, इंडिया में है, तो वो इंडिया की जो पोर्शन वाला भाग था, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी पर जो भी इंडिया की जो पोर्शन वाला भाग है, मान लो कि यदि हम इसको इंडिया मानते हैं, ये भाग हमारा यदि इतना भाग हमारा यदि इंडिया का है, तो इंडिया में भी कहाँ जन्म लिया, मान लो व्यक्ति यदि यहाँ पर जन्म लिया है तो ये वाला भाग कहाँ पे है, तो ये वाला भाग हमारा 210 डिग्री पे आ रहा है, तो या 180 डिग्री के थोड़ी सी आगे जा रहा है। हाँ तो 210 डिग्री पे आ रहा है, तो 210 डिग्री पे तुला राशि है, तो इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ वो तुला राशि में हो गया, यहाँ पर हुआ तुला राशि में हो गया। तो इस व्यक्ति के जो नेचर होंगे ना, कैरेक्टर होंगे, वो सब तुला के समान होंगे। तुला का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब चीजों को बैलेंस करके रखने वाला होगा। लेकिन वही यदि 2 घंटे पहले यदि जन्म लिया होता तो ये तो कन्या में ही होता, ये तो कन्या में ही होता। और कन्या का मतलब क्या होता है? सुंदरता। तो अब ऐसे व्यक्ति सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी अपना ध्यान देता। अपने अपने कन्या का मतलब क्या है? सुंदरता और अनमेच्योरिटी, हाँ, और दिल का इस्तेमाल करना। कन्याएं सब दिल के ज्यादा करती हैं, कैलकुलेटिव भी बहुत होती हैं, हाँ, तो ये सुंदरता भी प्रोडक्ट खूब यूज करती हैं। अब एक तो जन्म लिया, वो सब कुछ अपने जीवन में बैलेंस बनाने के चक्कर में है और एक मजे ले रहा है जीवन भर। तो 2 घंटे पहले जो जन्म लिया वो कन्या पर हुआ, तो उसकी पूरे की, अब देखो यदि 2 घंटे और पहले यदि किसी ने जन्म ले लिया तो भाई उसकी तो अब यहाँ पे होगा सिंह। अब सिंह का मतलब क्या हो गया जी? डोमिनेट।
मान सम्मान यश डोमिनेट और शेर के समान तुल्य हो गया, एकदम निडर हो गया। अब ये व्यक्ति एकदम निडर है, भाई जो हो रहा है होने दो, हाँ अब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो हो जाने दो यार, नई गाड़ी आएगी। लेकिन अब देखो ये तो बैलेंस के चक्कर में रह गया, ये अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के चक्कर में रह गया, ये व्यक्ति बिंदास जी रहा है। तो भाई ये 3 घंटे के 6 घंटे के अंतराल में जन्म ले रहा है व्यक्ति, तो सब अलग अलग राशियों पे जाके अलग अलग फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये राशियां इसी तरह हम पूरा का पूरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होता है कि जो व्यक्ति का जन्म हो रहा है वो किस राशि में हो रहा है, और वो कैसे होगा वो चीज मैं बता रहा हूँ। अभी तक तो यहाँ पे समझ गए कि जो अंतरिक्ष ऊपर की जो टोटल वैल्यू है वो 360 डिग्री है, उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रथम राशि है वो हमारा मेष राशि है। मेष राशि से हमारा स्टार्ट हो करके वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि इत्यादि एक एक राशियां से द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे राशियां चेंज हो रही है, हमारे कैरेक्टर, हमारे नेचर भी चेंज हो रहे हैं। अभी पूरे राशियों का एक एक नेचर, एक एक कैरेक्टर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये आई कि जैसे आप मान के चलो कि जो पूरा पृथ्वी है उस पृथ्वी को आपने कंट्री वाइज कर दिया है कि भाई इंडिया है जी, ऑस्ट्रेलिया है जी, मलेशिया है जी, सिंगापुर है, ठीक है कर दो। लेकिन अब इंडिया इतना बड़ा हो गया कि एक पीएम उस पूरे इंडिया को संभाल नहीं पा रहा। उस पीएम ने क्या किया, छोटा छोटा कंट्री बना दिया, छोटा छोटा स्टेट बना दिया। तो एक कंट्री में भी छोटे छोटे स्टेट बन गए। तो यहाँ पर भी हमारे ऋषियों ने ना ये 12 राशियों को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, उसकी सूक्ष्मता तक नहीं जा पा रहे। क्योंकि यदि मेष राशि है तो उन्होंने क्या देखा कि मेष राशि है तो मेष राशि यहाँ पर यदि 0 डिग्री है, तो मेष राशि यहाँ पर 30 डिग्री है, तो भाई ये बहुत बड़ा एरिया हो गया। बेशक आपको 30 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ऐसा सोचो 1 डिग्री में लाख किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, करोड़ों किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में 30 डिग्री में भी इतना डिस्टेंस बढ़ गया कि वो उनके परिकल्पना से ही बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर ये राशि के अंदर भी एक सूक्ष्म पाठ करेंगे। और यहाँ पर एक चीज उन्होंने और भी किया, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जब इन्होंने राशियां बनाया ना, जैसे आप यहाँ पे चेक किए कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उन्होंने राशियां बनाया, तो उसी समय एक राशि का लॉर्ड भी नियुक्त कर दिया। कि यदि अंतरिक्ष में यदि आपका जोडियक है, ये पूरा का पूरा यदि आपका जोडियक है, ये पूरा का पूरा आपका ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जी ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा यदि 30 डिग्री है, तो ये हमारा यदि 0 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो देख रेख करेगा लॉर्ड वो मार्स हो गया जी। वो मार्स हो गया। तो यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का एरिया जो कवर करने वाला जो है वो मंगल है। यानी कि ये जो 0 से 30 डिग्री पर कोई भी इवेंट होगा, यहाँ से कुछ भी हो रहा है तो उसका जवाबदेही मंगल को देना पड़ेगा। ये 30 डिग्री से थोड़ा आगे आ जाओ यहाँ तक, यहाँ तक तो ये 60 डिग्री हो गया। तो यदि ये 30 डिग्री से यदि 60 डिग्री पर भी कोई भी इवेंट होगा तो इसका जो जिम्मेवारी किसको देना पड़ेगा, तो वीनस को जी, ये जी शुक्र हो गए। क्योंकि बिना उनके लॉर्ड का काम नहीं चलता। क्योंकि अब यहाँ के बारे में किसी कुछ पता करना है तो मंगल बताएगा, और यहाँ के बारे में कुछ पता करना है तो वो वीनस बताएगा। जैसे अभी मान के चले कि अभी ये कोरोना फैल रहा है, कोरोना चाइना से आएगा, तो इसका जिम्मेवारी कहीं ना कहीं चाइना को तो लेना पड़ेगा ना, कि भाई इसका वो अधिष्ठाता में जो पूरे वर्ल्ड को कोरोना बांटा। यदि ऐसा कुछ नहीं हो तो कोई भी कंट्री मनमानी करने लगेगा। तो उस तरह से एक लॉर्ड बना दिया गया, इस राशि का लॉर्ड है और इस राशि का लॉर्ड है। ये पूरे ज्योतिष का खेल ही लॉर्ड पे होता है। अब ऐसे मान के चलो, अब इंडिया
किस मार्ग पे निकलेगा, ये धर्म गुरु के मार्ग पे निकलेगा, या आने वाले समय में पूरा ये साधु और सन्यासी इस पे राज करेंगे, या जीवन में क्या इंडिया कहाँ जाएगा, इसका जो भाग्य विधाता है वो मोदी है। क्यों मोदी है? क्योंकि इंडिया का लॉर्ड एट प्रेजेंट मोदी है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये मोदी तो 5 साल के लिए 5 साल के बाद हट जाएगा, लेकिन यहाँ का जो लॉर्डशिप है ना वो जीवन में कभी नहीं हटता। ज्योतिष में इन्होंने ऋषियों मुनियों ने नियुक्त कर दिया तो हमेशा वही रहेंगे। यहाँ का मेष राशि का लॉर्ड ऐसा नहीं है कि मंगल है तो कुछ दिन बाद आकर के शुक्र हट जाए, और लॉर्डशिप हमेशा ग्रहों को बनाया गया, कोई देवी देवता इसके लॉर्डशिप पे लेने नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर जो है कि हमारे भी वो होता है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। तो हमारा जो ये न्यायपालिका ये ग्रह है, अभी मैं यहाँ पर ही मंत्रिमंडल ही बनाऊंगा, आपको ये सभी बताऊंगा कि कार्यपालिका कौन है, न्यायपालिका कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, और उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमको ये सिस्टम कैसे चलता है। तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा कैबिनेट है, सारा का सारा यहाँ भी है, आपको आगे आपको समझ में आएगा। जिस तरह हमारा संविधान है, यहाँ पर भी एक संविधान है, और सारे के सारे एक संविधान के तहत काम करते हैं। तो क्या संविधान है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तभी तो हम रियल किसी के लाइफ के बारे में जान पाते हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लें, और इसके लॉर्डशिप याद करना बहुत जरूरी है। ये आप समझ लो, जब तक ग्रहों का लॉर्डशिप यदि पता नहीं होगा तब तक हम ज्योतिष में एक पैर भी आगे नहीं रह सकते, थोड़ा सा भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज मैं आपसे यही कहता हूं कि लॉर्डशिप एकदम 100% आप याद करें, तभी हम ज्योतिष में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये टाइम कितना हो गया? मेरे ख्याल से 5 बज गया। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आज इतना ही रखें, इसके आगे हम कल बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास ज्यादा लोगों का जो मैसेज आया है, आप लोग 7 लोग इस क्लास में कंटिन्यू रहने वाले हैं, और इसमें जो है ये अजय सिंह जी हैं, राजीव जी आ गए, मंजू जी भी आ गई। ये 9319 ये किसका है? हेलो, ये 93 किसका है? अरुण जी भी आ गए। ये नवदीप जी, ये नवदीप दो हैं, नवदीप जी। तो ये 9 किसका है? ये नेम। और मैं कहता हूँ कि अगले बार से यदि आप लोग ज्वाइन लें तो अपने नाम से आए। और अभी हम इस क्लास में कंटिन्यू में आप 7 लोग हो। हाँ, बाकी यहाँ पर जो आए हैं 7 लोग में 2 तो मैं 11 लोग आए हैं। ये 4 लोगों का अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कौन है। स्मृति, पार्थिव जी, अनीता जी, अनीता वो, हाँ हाँ लगवा लीजिए ना, नाम बुलवा लीजिए। देवेंद्र जी तो है ना? अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो अजय जी, सुन पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। राजीव जी तो है ही है। हाँ सर। मंजू जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, अरुण जी तो है ही है। ये 9 किसका है? 9 हेलो, हाँ, पंडित जी मेरा ही है। अच्छा, दोनों आपका ही है? हाँ जी, वो एक फोन से कनेक्ट किया हुआ था। चले ठीक है, स्मृति जी, ऋषि जी, चले ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? ये 93 किसका है, क्यों नहीं बता रहे? 93 वाला कौन है? हाँ, मंदिर वाला कौन? प्रसाद सजाना, वो सजाना तुम कर दो, मुझे जाना है। चले ठीक है। तो अगले बार से कोई किसी का नाम मुझे नहीं दिखाई देगा तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो उनको मुझे फोन करना पड़ेगा। तो अब हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे और हमारा क्लास चलता रहेगा। और मैं कहूँगा कि कोई व्यक्ति अब अब्सेंट ना हो, क्योंकि इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अब्सेंट होंगे तो ज्योतिष में पीछे रह जाएंगे। और ये होता है कि कोई व्यक्ति को क्लास छूट जाती है ना, तो फिर अगला क्लास उनको समझ में नहीं आता। तो मैं कहूँगा कि यदि किसी की कोई क्लासेज यदि मिस हो रही है, छूट रही हैं, तो
उनके लिए हम सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड में कराने की कोशिश करूंगा, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जिससे कि कोई परेशानी उनको ना हो, ठीक ना। लेकिन आप ज्यादा कोशिश करें कि क्लास आपका मिस ना हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास कब है सर? अब कल हमारा जो क्लास होगा संडे और सैटरडे 2 दिन होगा, नहीं सॉरी, ट्यूसडे और थर्सडे। थर्सडे बोला था। हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे हफ्ते में 2 दिन होंगे और 3 बजे से 5 बजे तक। गुरुजी परसों है ना ये थर्सडे आज तो। हमारा क्लास ही मिस हो गया, हाँ, इसका काम आया वही मिस हो गया हमारा। अच्छा। कोई नहीं, तो गुरुजी आपको मैं recording परसों होगा भेज ना दूंगा। क्लास, परसों हाँ जी, थर्सडे को। परसों थर्सडे को। हाँ, अरुण जी आप चिंता ना करें, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, हाँ, जिससे कि आप पूरा का पूरा वो क्लास कर पाएंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो मैं आपका वो पूरा सहयोग करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो अब मैं फाइनली अगर हम तो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आपने कि अगर ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, आपने हमें इसमें कंटिन्यू कर दिया है। यदि मैं कह रहा हूँ कि आप लोग का यदि क्लास यदि हम शाम को करें तो कोई डाउट किसी को, तो नहीं कभी भी कर सकते हैं गुरुजी। तो और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? यदि हम नहीं शाम सर। को यदि 6 नहीं से नहीं 8 सर, पता नहीं एक नहीं दो सर। क्यों आप प्रॉब्लम हो रही है, एक दो कॉपरेट ही नहीं करना चाह रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा क्यों नहीं करना। एक्चुअली हम लोग का एक्चुअल है ना, इसमें जो लेडीज लोग है ना वो कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय ना घर के काम की होती है। हाँ जी सर। जेंट्स लोग तो कर लेंगे ना। और इसमें हमने ख्याल से कितने लेडीज हैं, 5 लेडीज है ना, और 3 जेंट्स हैं। हाँ। ऑफिस कॉल आएगा तो कैसे अटेंड कर पाएंगे, होगा अच्छे करिए होगा। चले अभी आप करें, यदि कोई 1-2 बच्चे और हो रहे हैं तो शाम को हम बैच कर लेंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा करें, लेकिन मैं आपका भी पूरा का पूरा कॉपरेट करूंगा, क्योंकि इनसे बात हुई थी ना, मंजू जी से, और ये अनीता जी हैं, और एक वो है, क्या नाम है उनका, अमन बग्गा जी हैं, उनका बात हुआ था तो उनसे वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपके लिए मैं करता हूँ, ठीक ना। सर आप स्टडी मटेरियल देने वाले थे, मेल करने वाले थे। हाँ, मैं भेज दिया हूँ, आपको नहीं मिला अभी मैं आपको। नहीं सर, नहीं मिल गया गुरुजी, व्हाट्सएप पे मिल गया। हाँ, आपको 2 मिनट में भेज देता हूँ, जैसे क्लास समाप्त होता है श्रुति जी, मैं आपसे बात करके ही भेजता हूँ, ठीक ना। जी हैं? पीपीटी तो भेज दीजिए, पीपीटी के जो अंश हैं जो आप पढ़ा चुके वो अंश तो भेज दीजिए, पीपीटी के वो अंश तो भेज दीजिए जो आप पढ़ा चुके हैं। एक साथ ही सारे के सारे भेज दूंगा। और आपको अभी लगता है कि कोई पीपीटी चाहे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, मैं एक साथ ही भेज दूंगा पीपीटी। और 1-2 जो क्लास में आपको लगता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाकी एक साथ ही सारे के सारे पीपीटी में भेज दूंगा आपको क्लास के बाद। मटेरियल हमें भी नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, आपको ही भेज देता हूँ। अरे अम्मा, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। अच्छा नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। ओके, नमस्ते।